नमस्कार। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों जो युद्ध जैसे हालात बने उसकी कल्पना ना आपको थी, ना हमने कभी सोचा, ना भारत ने सोचा, ना पाकिस्तान ने। लेकिन गुजरात में बैठे एक शख्स ने करीब 1 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। ये कह दिया था कि मई 2025 में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो पूर्व में महाभारत या दूसरे युद्ध के दौरान देखे गए थे। वही सटीक भविष्यवाणी करने वाले स्वामी योगेश्वरानंद गिरी उर्फ स्वामी यो हमारे साथ न्यूज तक के मंच पर आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो नारायण। आपकी वीडियो वायरल हुई तो लोगों में बहुत उत्सुकता जो है वो देखने को मिली। लोग ये समझना चाह रहे थे कि करीब 1 साल पहले ये कौन से समीकरण आपने पढ़ लिए जो कोई और नहीं पढ़ पाया। ये कैसे भविष्यवाणी वाणी आप कर पाए? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये समीकरण सिर्फ मैं पढ़ पाया हूँ, ये सही नहीं है। ये देश, जो भारत देश है, इसमें क्या हो जाता है कि कई चीज़ें हम पहले कर लेते हैं लेकिन लोगों की नज़र बाद में पड़ती है। मेरे साथ कई ज्योतिषी और भी हैं जिन्होंने ये घोषणाएं कर दी थी। अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल के उनके वीडियोस देखेंगे तो षडग्रही योग एक आ रहा था 29 मार्च 2025। मुझे याद है हम 1.5 साल से लगभग लगभग हर कोने से देश के ज्योतिषी बोल रहे थे कि ये षडग्रही योग ठीक नहीं है। अब एक चीज होती है कि इसको आप कितने वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से लेते हो। ज्योतिष मैं मानता हूं कि एक अंधविश्वास नहीं है, जो आजकल के सूडो सेकुलरिस्ट कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है। ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिन दिनों नासा नहीं था, डीआरडीओ न था, हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनि ग्रहण की घोषणा कर लेते थे। तो आप ऋषियों पर डाउट नहीं करते हो क्योंकि ज्योतिष शास्त्र था, है। उसी आधार पर, उसी गणना पर, उसी मैथमेटिक्स पर, वैदिक मैथमेटिक्स इतनी पावरफुल है कि जिसके प्रमाण मुझे नहीं देने हैं, इट्स अवेलेबल ऑन गूगल। उसी गणना को 29 मार्च से मैंने बताया था कि ये षडग्रही योग बनेगा और 14 मई को जो ये बृहस्पति की अतिचारी गति होगी 8 साल के लिए, ये रिसेंट टाइम में हम कह सकते हैं 2000 साल की गणना में तो मैंने भी नहीं देखी है। बाकी के पिछले कई कंप्यूटर्स नहीं है जिस पे रिकॉर्ड हम कर सकें कि कौन सी तारीख थी। तब तो ये क्राइस्ट ईरा भी नहीं चल रहा था, वो तो 2000 से चल रहा है। पर इस तरह का समीकरण नहीं देखा गया। तो ये जो ग्रहों की चाल, ये जो अतिचारी होना, षडग्रही योग होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्लस इसमें एक देश की भी अपनी जन्म कुंडली, राष्ट्र के अध्यक्ष की जन्म कुंडली, विश्व के कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि गुरुजनों की कृपा हो, गुरु कृपा हो, तो हम देख सकते हैं। कई बार हम बोलते नहीं है, कई चीज़ें हमें बोलने के लिए मना होती है। भविष्यवाणी करना मेरा एक प्रोफेशन भी नहीं है और ना ही मेरा संन्यास का कोई अंग है। अनायास एक प्रश्न आया था पॉडकास्ट में, अनायास उत्तर दिया था। हाँ, उसका उत्तर उतना ही सीरियस दिया था, ईमानदारी पूर्वक। और ये हमें पता था, मुझे नहीं लगा कि भाई इसको बाद में लोग उतना सीरियसली लेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं इस चीज़ को, नथिंग न्यू। लेकिन आम दर्शकों के लिए अगर आप समझाना चाहें कि ये जो समीकरण है, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैसे की जाती है? कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? और आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी के बारे में। देखो, कॉमन मैन जो होता है ना, वो तो आपके अखबारों में 3 लाइन में अपना रोज का भविष्य देख लेता है और वो ढूंढता है मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। कॉमन मैन को बिल्कुल पता नहीं होता कि चौथे ग्रह के 8वें घर पर दृष्टि क्या बोल रही है, राहु की केतु से क्या दोस्ती है, बृहस्पति कहाँ पे उसका बैठा हुआ है। सो कॉमन मैन को समझाने भी जाओगे तो उसके सर से ऊपर से पानी निकल जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं मानता हूँ तत्व स्वरूप मानो, एनालिटिकल, रैशनल एंड एनालिटिकल माइंड से उसको समझोगे वैज्ञानिक दृष्टि से, तो 12 राशियां हैं, उसके 12 के इफेक्ट होंगे। हर राशि का दूसरे राशि पे समीकरण होता है। देश काल परिस्थिति उसको काउंट होती है एंड देयर आर, जैसे हम कहेंगे कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब इसको पूरा समझाने जाएंगे तो आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। पर ये एक मैथमेटिक्स है एंड इट्स अ वैलिड। जो उसके स्टूडेंट हैं, आप काशी के अंदर हजारों स्टूडेंट ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं, देश के कई और जगहों पर भी हैं। तो जिनको ये मैथ्स पता है वो लॉजिकली उस मैथ्स की कैलकुलेशन करके निकल सकते हैं, कर सकते हैं। दिस इज अ प्योर साइंस। इसके साथ ही आपने ये भी कहा था कि भारत के लिए ये गोल्डन एरा रहने वाला है। ये आपने क्यों कहा?
नहीं, ये मैंने कहा ये सच नहीं है। ये हमसे पहले स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के रॉक पे कह दिया है। आप उनके लेक्चर्स को देखना 1897 के अंदर, कि मैं देख रहा हूँ कि भारत माता करवट ले रही है, अब जगेगी। 1897 विवेकानंद के शब्द। 50 साल में ये देश आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। 1947 आज़ादी हुई। उस वक्त विवेकानंद शरीर में नहीं थे, अरविंदो घोष थे। अरविंदो घोष आज़ादी के बाद शरीर छोड़ेंगे। अरविंदो घोष ने, इट इज ऑन रिकॉर्ड, अगेन चेक कर लीजिएगा, उन्होंने कहा कि भारत अब उसको कोई रोक नहीं सकता है, गुरु स्थान पे पहुंच रहा है। ये मैंने आपको 2 ऋषियों की रेफरेंसेस दी। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, उनकी जो अगर पुस्तकें और विज्ञान पढ़ोगे आप, तो वैज्ञानिक आधार पे वो कहते हैं कि भारत गुरु स्थान पे आएगा ही, क्योंकि उसके पास यूथ पावर था, संसाधन थे, ये वैज्ञानिक तरीके से। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हर राष्ट्र की जैसे कुंडली होती है, तो उसमें हमें गणना जो लेते हैं कि आज़ादी का जो वो क्षण है जब भारत स्वतंत्र होता है, उसको हम उसका जन्म मानते हैं। सेम टाइम हम पाकिस्तान के जन्म को भी देखते हैं, और दोनों की कुंडली में जो अंतर है समय का, वो अंतर की वजह से उसका लग्न चेंज हो जाता है। हम भारत के ही ऊपर रहें तो भारत के लग्न में इस समय गुरु उसके पक्ष में है। ये जो गुरु अतिचारी हो रहा है, ये नेगेटिव पावर्स के लिए बहुत तकलीफ होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारत पर संकट नहीं आएगा, भारत में संघर्ष नहीं आएगा। अगर लॉन्ग फेज तक चलेंगे 2039 तक, तो भारत के बीच में भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। भारत के अंदर आर्मी राज आने वाला है, मार्शल लॉ आएगा। ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं है, ये है। कब की आप ये इसको 3-4 साल बाद जब होगा तब रिलीज कर लेना। मैं तो अभी आपके मंच पे कह रहा हूँ ना। ये आप मान के चलना 2027 के आसपास। आप कह रहे हैं अगले 2 साल में भारत में मार्शल लॉ पार्शल आ रहा है। नो वन कैन स्टॉप इट। द रीजन कि भारत की जो आंतरिक समस्याएं होंगी उसको कंट्रोल करने के लिए एक डेमोक्रेटिक पैटर्न काम नहीं करेगा। और उस वक्त मोदी जी भी शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग उस समय की जो अभी तक की गणना बताई जा रही है, हो सकता है कोई दूसरा ब्लैक शिप बीच में आ जाए, बट मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि योगी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। समस्याएं योगी जी से भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, और योगी जी का टेम्परामेंट, योगी जी का स्वभाव और योगी जी का जो डू और डाई एक निश्चय है, उसमें इस देश में पहली बार कंस्ट्रक्टिव आप आर्मी को रोल करते हुए देखेंगे। ये कुछ दिन का मार्शल लॉ होगा, लेकिन होगा। आपने अभी सवाल के जवाब में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि भारत में आर्मी रूल की आप बात कर रहे हैं 2027 के बारे में आपकी ये प्रेडिक्शन है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना आपको दिखती है। और साथ ही साथ आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? फिर से मैं कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी जो जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं ना, वर्तमान में तो उनका शत्रुहंता योग है। सो मोदी इज गोइंग टू विन एनीवे। आप मोदी को हरा करके पीछे नहीं कर सकते मोदी, क्योंकि शत्रुहंता योग प्लस उनकी जो जन्म कुंडली के कैलकुलेशंस हैं। बट एक समीकरण बता रहा है कि 2027 जब उनकी 17 सितंबर को बर्थडे है जी, शायद उसके बाद उनके प्रधानमंत्री वाला पद उनके पास न रहे। मैंने उसमें भी एक ऑप्शन दिया है। ये भी हो सकता है कि मोदी जी अपने राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ जाएं और प्रधानमंत्री कोई उनकी जगह पे नॉमिनेटेड जो वो करें दूसरा आ सकता है, जिसमें योगी जी की प्रबल संभावना है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, इस तरह की संभावनाएं जब आपको दिखाई देती हैं, आपको ये भी दिखाई देता है उसके कारण किस-किस तरह के रह सकते हैं? प्लैनेटरी सिस्टम तो जो सपोर्ट में नहीं रहना, प्लस इसमें जैसे होता है ना, एक तो वो खुद ही नियम बना करके मतलब निशाने पे आ जाएंगे कि 75 इयर्स के बाद आप बीजेपी की जो पॉलिसी है वो भी उनके पक्ष में नहीं बैठती है। जो ग्रहों का समीकरण है वो भी थोड़ा सा उस समय चेंज है, वीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उनके मन में थोड़ी सी विरक्ति, जिसको कहते हैं ना हम डिटैचमेंट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स, कि ठीक है अब जितना मैंने करना था वो कर दिया, अब राष्ट्र को एक नया नेतृत्व भी रहे। हो सकता है मार्गदर्शन के लिए, जैसे मैंने कहा, इसकी संभावना कुछ बनती है कि राष्ट्रपति पद के लिए वो आगे बढ़ जाए, तो वो चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक संभावना ये भी है कि वो विरक्ति के भाव में आकर के देखिए नो मोर। भारत पाकिस्तान के बीच जो बीते दिनों हमने युद्ध जैसी स्थिति बनते देखी, उसके बाद लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थितियां दोबारा बन सकती हैं क्या? क्योंकि मामला जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, वो सिर्फ पॉज लगा है उस पर। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये कंफर्म पॉज है। आप अगर थोड़ा सा
तारीखों पे ध्यान देंगे। मैंने कहा था 14 मई जो बृहस्पति अतिचारी हुआ, तो आप सारे न्यूज़, आप तो न्यूज़ वर्ल्ड से हो, बलूचिस्तान ने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो स्वतंत्र राष्ट्र है। सिंधु देश की मूवमेंट आपको पता है, सिंधु देश में मूवमेंट हो रही है। इमरान खान की वजह से पख्तूनवा प्रांत उनके हाथ से निकल रहा है। मात्र पंजाब का एक मुस्लिम डोमिनेटेड टुकड़ा जो उनका है उस तरफ का, वो उनके पास रह रहा है। उनके आंतरिक अपने युद्ध के कारण तो एक्चुअली 10-15 साल पहले ही उनको तोड़ने वाले थे, बट मुझे लगता है कि चलो एक राष्ट्र की डेस्टिनी होगी, वो थोड़े बहुत बच गए। पाकिस्तान का अपने आप में अस्तित्व इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूं या भारतीय हूं तो बड़े भावनात्मक तरीके से बोल रहा हूं। उनके जन्म कुंडली में उतना उनका आयुष्य इतना ही था, इससे ज्यादा आयुष्य उनको था भी नहीं। और ये मान के चलो कि ये लास्ट एक फेज में वो सरवाइव कर रहे हैं एज ए नेशन। और जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चंद्र ग्रहण आ रहा है 2 महीने बाद, अभी हम मई में हैं, 3-4 महीने के बाद सितंबर में फर्स्ट वीक में चंद्र ग्रहण आएगा। और उसके लास्ट वीक में मतलब 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, सूर्य ग्रहण भारत में फिर नहीं दिखेगा। इसके पिछले वाला भी नहीं दिखा था। तो ये सूर्य ग्रहण जो भारत में नहीं दिख रहा है, तो एक हम कैलकुलेशन वाइज ऐसा मानते हैं उसकी रेडिएशन को साइंटिफिकली या उसकी जो भी ऊर्जा कहें, ये पश्चिम जगत के लिए हानिकारक है। उसमें कई सुनामीज हैं, अर्थक्वेक है, और आप कह सकते हो जो भी कुदरती विपदाएं हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं, वायरस है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत अमेरिका की तरफ टोर्नाडो वगैरह चल रहे हैं, ये अनपेक्षित है। इतना कभी नुकसान अमेरिका में नहीं हुआ। कल के न्यूज़ में आपने देखा 27 लोगों की मृत्यु हुई ऑफिशियली। ये चीज़ें बढ़ेंगी और बढ़ने जा रही है। यूरोप और अमेरिका बहुत बड़े स्तर पर, मतलब जिसको कहते हैं ना, प्रताड़ित होंगे। इंडिया पाकिस्तान इज नॉट इशू। इंडिया पाकिस्तान इशू आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर लोग ये भी पूछेंगे कि पीओके बन जाएगा क्या भारत का हिस्सा? जब आप अखंड भारत बनेगा या नहीं? अखंड भारत को भावनात्मक मत सोचो कि अखंड भारत होगा तो सारा हिंदू हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अखंड भारत एक फेडरल सिस्टम में होगा जिसमें बलूचिस्तान अपने जो भी आइडेंटिटी है, रिलीजन है, उसको मेंटेन करते हुए। जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और डिफेंस, ये 3 का एक केंद्र, जैसे रशियन ब्लॉक के अंदर था, वो केंद्र उसका निर्णय करता है। राइट नाउ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन लोगों को इतना मतलब फंड्स नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी भी कर सकें और दुनिया भर के ये खर्चे कर सके। रादर वो एक कलेक्टिव एफर्ट्स हो सकता है। और मुझे लगता है कि इतनी समझ हम लोगों में है, ये पूरे विस्तार के अंदर इतनी समझ है कि वी कैन सिट ऑन टेबल। ये जो थोड़ी बहुत गंद फैली हुई है, इट्स नॉट पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ माइंड, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी आप वर्तमान की गंद देख रहे हो, ये बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ISI की वजह से हो रहा है। क्योंकि इट्स ऑन रिकॉर्ड कि सारे देशों में फौज होती है, लेकिन फौज का देश एक ही है, पाकिस्तान। अगर वो हट जाए एक बार तो काफ़ी कुछ शांति हो जाएगी, काफ़ी कुछ। और वैसे अगर ये पाकिस्तान डिसमेंटल होता है तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू बिग ब्रदर इंडिया। भारत को छोड़ करके कोई रास्ता नहीं है। और भारत ने अपना परिचय दिया है, परिपक्वता दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है। हमने आज जो युद्ध विराम भी किया है, परिपक्वता दिखाई है। वी वर विनिंग, हमारा अपर हैंड था। बट वो जो भी हम कहेंगे कि न्यूक्लियर रिसाव वहाँ पर हुआ, वो जो भी विश्व की राजनीति रही, उसकी वजह से ये अर्धविराम पे है। मैं इसको सीज फायर नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ये लेटेस्ट बाय, आप देखोगे जैसे ये ग्रहण सितंबर में आ रहा है, उसके 15-20 दिन पहले से ये शुरू हो जाएगा, वापस से युद्ध शुरू हो जाएगा। कब की आप बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ ग्रहण के 15-20 दिन पहले से मूवमेंट शुरू होता है। एक पखवाड़ा ज्योतिष के अंदर हम प्लस माइनस लेते हैं। सो जुलाई अगस्त नहीं भी होता है तो अगस्त के 15 अगस्त के बाद आप मान के चलो कि तनाव वाली स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बिल्कुल बनेगी। उसके दूसरे पॉलिटिकल कारण भी बता देता हूँ कि भारत के तरह पाकिस्तान की फौज में डिसिप्लिन नहीं है। वहाँ पर जो पंजाब डोमिनेटिंग आर्मी है, उसमें पख्तून को, सिंधी को, बलूची को वो पोर्शन नहीं है, उसका राइट्स नहीं है। प्लस जो कमांडर्स हैं वो अलग अलग विस्तार से आते हैं, तो दे आर नॉट ओबिंग द ऑर्डर्स ऑफ मुनीर, वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं। ये उनकी इंटरनल डिफरेंसेस के कारण एक जो उनके दिमाग में घुसाया गया है ना, जिहाद जिहाद जिहाद, तो वो अपनी तरफ से उनको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दे विल बी द रीजन। कोई भी एक कमांडर मान को थोड़ा सा वॉर करना शुरू कर दे तो इंडिया तो कलेक्टिव उसका जवाब देगा। तो ये होना है, मति भ्रमित होना, या जिसको कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसको कोई रोक नहीं पाएगा।
क्योंकि अपने पिछले सवाल का मुझे लगा कि स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पीओके भारत का हिस्सा होने पर क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, कोई कैलकुलेशन आपकी तरफ से है? मैं एक स्टेप आगे कहूँ कि पीओके तो वैसे ही आप ऑक्यूपाइड ही बोल रहे हो बाय पाकिस्तान, सो इट इज़ बाय नेचुरल वे यू आर सेइंग इट्स इंडिया, तो मैं भी मानता हूँ। इंडिया उसको एक कलेक्ट जिसको बोलेंगे ना यूनाइट कश्मीर की तरह रखेगा विस्तार। जो पोर्शन अफगानिस्तान से लग रहा है वो पोर्शन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ब्रिज बनेगा। हिंदू कुश वाला जो विस्तार है ये अभी भारत में नहीं है, एक छोटी सी पॉइंट है हल्की, उसको दुरंतो लाइन या ऐसा कुछ कंट्रोल का कहते हैं। दिस लाइन विल कम टू इंडिया कलेक्टिवली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद अफगानिस्तान, और यही रास्ता बनेगा अफगानिस्तान से होते हुए रशिया की तरफ बढ़ने का। यस, पीओके आपके स्पष्ट जवाब में बताऊं, पीओके विल बी यूनाइटेड कश्मीर की तरह आएगा, और कश्मीर की कश्मीरियत को बरकरार रखते हुए भारत उसको अच्छे से, मतलब जिसको बोलते हैं, अकोमोडेट करेगा। आपने ये भी कहा कि अप्रैल 2025 बीता, वहां से शुरू होकर 1000 दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप किस लिए कह रहे हैं? और साथ ही इस साल को लेकर भी आपने कुछ तारीखें बताई जो आपने कहा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, उसके अगर मायने आप समझा पाए। मैं 29 मार्च 2025 से सिर्फ भारत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके 1000 दिन बोल रहा हूँ। These 1000 days are dangerous not only for India, throughout world, क्योंकि जो समीकरण, वैश्विक समीकरण बन रहे हैं 1000 दिन तक, वो बहुत अच्छे नहीं है। मैंने बताया ना, एक तो षडग्रही योग है, और ये अतिचारी जो बने हैं बृहस्पति, ये अतिचारी जब लास्ट में कुछ दिनों के लिए बने थे तब कोरोना वायरस आया था। अब आप, ये कोरोना वायरस अतिचारी के समय ही हुआ था, और वो कुछ दिनों के लिए अतिचारी हुए थे तब। अब तो 8 साल के लिए हैं, और बीच बीच में सीधे होंगे फिर वापस आएंगे। ये गति नॉर्मल नहीं है, और जब इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज, बीमारियां प्रत्येक के जीवन में, हर एक व्यक्ति 12 राशियों के अंदर किसी न किसी को, जब मैं कहता हूं कि 6 ग्रह खड्डे में हैं एक ही, तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति की जो राशि में कोई ना कोई ग्रह उसका खड्डे में होगा। अब वो कौन से न्यूमेरिकल नंबर से चल रहा है, 1 नंबर में, 2 में, 3 में, ऐसे 12 नंबर में क्या पोजीशन होगी, दैट विल बी जिसको कहते हैं ना कि गिनती का प्रश्न है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गिनती अलग है, प्रत्येक राष्ट्र के लिए अलग होगी, प्रत्येक खंड के लिए अलग होगी, लेकिन अफेक्टेड सब होंगे। सब मीन्स सब। अच्छा, कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले साल बने, बहुत ज्यादा चर्चा में एक सवाल रहा, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कुछ कहती है इस पर? मैं राहुल गांधी का बहुत चाहक हूँ, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं। राहुल गांधी, बस आपने देखा होगा, एक बच्चे से बड़े हो गए, काले बाल से सफेद बाल, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनके जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। क्या फिर शीर्ष स्थान कोई देख पाते हैं आप राहुल गांधी, लेकिन बेहतर से बेहतर किस शीर्ष स्थान पर आप उन्हें देख पा रहे हैं? मैं राहुल की जगह पर प्रियंका को देख रहा हूँ। प्रियंका की जो जन्म कुंडली है वो राहुल से प्रबल है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं, वो प्रियंका में ज़्यादा है। ओरिएटर भी वो बहुत अच्छी है, वाणी है, फिर चेहरा भी इंदिरा जी का है, मतलब बहुत सी बातें उनके पास पक्ष में बैठती है। हालांकि प्रधानमंत्री वो भी नहीं बन पा रही है, पर मैं इसको, आप कहें कि मैं कुछ, जिसको कहते हैं ना हम कभी कभी संभावना 50-50 बनाते हैं, ये भाई बहन के बीच में झगड़े की संभावना भी बनती है। कांग्रेस टूट भी सकती है ग्रुपिज्म के अंदर, और उसका कारण भी ये राहुल और प्रियंका ही बनेंगे। 2 धड़ों में कांग्रेस बट सकती है। अभी आपको जो दिख रहा है वो तो मोदी के डर से यूनाइटेड बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे कि कांग्रेस में भी फूट पड़ेगी, पर प्रधानमंत्री पद तो प्रियंका को भी नहीं है। अब जब आप ये प्रेडिक्शन करते हैं तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक सवाल ये भी हो सकता है कि कहीं ये प्रेजुडिस तो नहीं है किसी को लेकर, या फिर वो प्योरली जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ही है आपकी? नहीं, मैं प्रेजुडाइज नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो 1942 में कांग्रेस के सदस्य, उस समय की कांग्रेस के सदस्य थे। हम लोगों ने खूब आज़ादी में योगदान दिया हुआ है, और ये भी हमें पता है कि उस समय बीजेपी नहीं थी, तो इट्स नॉट प्रेजुडाइज होकर के कुछ विद्या का उपयोग नहीं करना चाहिए। सो आई नो ऑनेस्टली आई एम नॉट प्रेजुडाइज। स्वामी जी, बड़े हार्ड पॉलिटिकल सवाल आपसे हुए हैं। मैं थोड़ी बाल सुलभ सवाल जो काफ़ी सालों से दिमाग में उमड़ते रहे हैं और लोग पूछते रहे हैं। मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे जिसमें आप कह रहे हैं कि भविष्यवाणी जो है वो संभावित परिस्थितियों का एक अनुमान है,
और अभी अभी आप कह रहे थे और इसके अलावा भी आप कहते रहे हैं कि ये विज्ञान है। तो विज्ञान में तो अगर मैं 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन मिलाऊँगा तो हर बार पानी बनेगा, ये तय है। तो ये विज्ञान कैसे है? आपके विज्ञान से न्यूज़ आता है आपके ही अखबार और चैनल पे कि कल बारिश होने की संभावना है, सैटेलाइट ने चित्र दिखाया है। विज्ञान ने किया और बारिश नहीं हुई तो क्या उसको फेंक दोगे? नहीं, वो तो संभावना कह रहा है ना। तो ज्योतिष की भी तो संभावना ही मैं बोल रहा हूँ। ज्योतिष की संभावनाएं गणना के ऊपर होती है। मैंने इसमें एक पैरामीटर आपको बताया, देश, काल, परिस्थिति और पात्र। जैसे इसको और आप मतलब बहुत सरलता से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी कैसी है? जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से कोई हिल आ रही है सामने, तो आप एक बोर्ड पढ़ रहे हो, सावधान, आगे पत्थर गिरने वाले रोड पे चल रहे हो आप, आगे मोर है ना? तो जहां आप बोर्ड पढ़ रहे हो वहां पे ब्रेक नहीं लगा लेते हो। आपने बोर्ड पढ़ लिया, आपको सतर्क होना है। मैं विज्ञान इसीलिए कहता हूं कि विज्ञान आपको अलर्ट करता है। मान लीजिए कई बार विज्ञान के अंदर हम कह देते हैं कि भैया तुम्हारी शनि की दशा ठीक नहीं है, थोड़ा संभालना, लीगल पेपर संभाल के साइन करना। और मैं आपको प्रामाणिकता के साथ ऑन पेपर, मैंने कहा भविष्यवाणी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, पर फिर भी मैं ऑथेंटिकली आपको पढ़े लिखे सुलझे हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग दिखा सकता हूं, जिनको जब कहा गया कि थोड़ा लीगल में संभालना, फंसने वाले हो, और अगर वो फंसे तो उन्होंने कहा कि यस हमने इसको इग्नोर किया। अगर वो उसको थोड़ा सा ले लेते सीरियसली, तो ऐसा माना जाता है कि जब आपका राहु या शनि वीक पड़ता है तो लीगल में आप फंसते हो। छठे ग्रह का जैसे छठे स्थान पे राहु आएगा, बंधन योग बनाता है, ऐसे कई और योग बनते हैं। तो ये विज्ञान है, आप उसको देखते हो, आप उसको सतर्क करते हो कि थोड़ा सावधान हो जाना। सो इट्स प्योरली साइंस। इसमें कोई संभावना तो है ही, साइंस की संभावना ही होती है कि कल बारिश होगी, संभावना है, नहीं हुई तो नहीं हुई। नहीं, मेरा सवाल खैर दूसरा था कि विज्ञान में तो समान परिस्थितियों में किए गई समान जो गणनाएं होती हैं वो समान नतीजे देती हैं। आपका विज्ञान मटेरियलिस्टिक है ना, पदार्थ का विज्ञान है जी। मैं अध्यात्म का कर रहा हूँ। पदार्थ विज्ञान की आयुष्य क्या है? 500 साल, 600, 700, 1000। हमारा विज्ञान कितना पुराना है? 5000। कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? अच्छा। इसी इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल है स्वामी जी की, जब इतनी कुंडलियां मिला के शादियां होती हैं तो फिर वो क्यों टूटती हैं? बड़ा आम है कि शादियों को टूटती हुई देखते हैं, लेकिन इतने योग मिले, इतने ग्रह मिले, सब कुछ तसल्ली करने के बाद जोड़े बनाए जाते हैं। आप तो सवाल डर डर के कर रहे हो। मैं आपसे तेज सवाल और उसका जवाब देता हूँ। भगवान राम से बड़ा कोई राम नहीं, हिंदू धर्म का भगवान नहीं। क्या माँ सीता की और राम की जन्म कुंडली दिखाई नहीं गई होगी? तो फिर उनको पता नहीं था कि 14 साल का वनवास आ रहा है? कैसे बेटी दे दी जनक जी ने? आपको अगर शक ही करना है ना तो वहां से प्रारंभ करो। नहीं तो मान लीजिए मैं आपके पक्ष में ही बोल रहा हूँ, विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कभी कभी जन्म कुंडली, जैसे कृष्ण जी के जन्म कुंडली में मतलब जो घोषणा होती है कि 8वां बच्चा जो होगा वो कंस को मारेगा, घोषणा है, संभावना है। कंस एक के बाद एक बच्चा मार रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि जब कृष्ण परमात्मा है तो क्यों 7-8 वेस्ट करना, पहले में आकर के काम कर जाता। लेकिन फिर उसके पीछे शास्त्र पढ़ोगे, उसकी प्रारब्ध पढ़ोगे, वी हैव लॉजिक। मात्र इस पृथ्वी पर एक धर्म है, सनातन धर्म, जो पूर्व जन्म में मानता है। अब्राहमिक कोई भी धर्म नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी नहीं मानती, ज्यूज नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानता। ये धर्म क्यों मानता है? क्योंकि इसका रिसर्च 7,500-8 हजार सालों से मिनिमम अंग्रेजों के दिमाग से चले तो भी। तो कार्मिक इफेक्ट्स को हम मान चुके थे कि ये कार्मिक इफेक्ट है। उस कार्मिक इफेक्ट को जब तक आप नलीफाई नहीं करते, जैसे बैंक के अकाउंट में 500 रुपया डेबिट किया, जब तक क्रेडिट नहीं करोगे जीरो नहीं होगा। कर्म के बंधन से भगवान कृष्ण भी मुक्त नहीं है। आप देखोगे, उस कहानी को मैं आपको नहीं बताऊंगा पूरी, लेकिन बाली का जब लास्ट में उनको तीर लगता है और बालिया आकर रोता है कि मैंने प्रभु बहुत अपराध कर लिया आपको मार करके, तो वो कहते हैं नहीं, तुम रामायण वाले वही बाली हो जिसके साथ राम ने न्याय नहीं किया था, उसका हिसाब ठीक हो गया। राम हो, कृष्ण हो, कर्म के ऊपर कोई नहीं है। हमारे वेदों से ऊपर अवतार भी नहीं है, वेद प्रमाण है हमारा। नहीं तो क्या ये माना जाए कि ये जो आध्यात्म है या ज्योतिष है, ये है तो विज्ञान ही, लेकिन अभी इसके कुछ फॉर्मूले उस H2O टाइप में डिसाइफर नहीं हुए हैं? नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद भी जिन चीज़ों पे सब्सिडी देके खर्च किया, हमने अपने मूल सिद्धांत और मूल शास्त्र और मूल विद्या पे ध्यान नहीं दिया। आप इस देश का इतिहास पढ़ोगे
तो भारत देश सोने की चिड़िया थी, ऐसा इतिहास में पढ़ाते हैं। मैं प्रश्न ये करता हूं कि सोने की चिड़िया कब से कब तक थी? हु वाज द लास्ट एम्परर? तो जब भारत सोने की चिड़िया है तो सोने की चिड़िया को फिर लोहे की चिड़िया करने में हुज अकाउंटेबल? यू फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एक व्यक्ति है जिसको जवाबदारी लेनी पड़ेगी, ये भारत की सत्यानाश करने में वो व्यक्ति है। उस सत्यानाश भारत की 1000 साल की जब हम देखते हैं तो उसके ज्योतिष शास्त्र पे आपने देखा जला दी गई हमारी लाइब्रेरी, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। पूरे शास्त्रों को आपके जला दिया गया, संतों को मार दिया गया, धर्म परिवर्तन बड़े बखूबी तरीके से हुआ, अनेकों धर्म इस भूमि पर आए और ये जनता इस देश की इतनी कर्महीन बनी, इतनी विवेकहीन बनी कि कभी भी अपने शास्त्रों की तरफ नहीं लौटी। और ये रीजन रहा कि एक छोटा सा इंसान मकोले जैसा आता है, लॉर्ड मकोले, और कुछ ही सालों के अंदर आपकी एजुकेशन सिस्टम को, गुरु परंपरा को ध्वस्त कर देता है। और उसको 75 साल में भी हम बना नहीं पा रहे हैं। सोचो हमारा मनोबल कितना नीचा है, हमारा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कितना गिरा हुआ है। तो सर ये उस सिस्टम की वैलिडिटी पर भी सवाल तो उठाता है ना। कोई लॉर्ड मैकॉले आकर एक सिस्टम को गिरा के चला जाता है। एक अगर मैं पदार्थ की भाषा में बात करूं तो एक बिल्डिंग को कोई एक इंसान आके गिरा के चला जाता है, तो ये उस बिल्डिंग की मजबूती पे भी तो सवाल है ना। हो सकता है बिल्डिंग पुरानी थी, उसको मेंटेनेंस की जरूरत थी, या ये भी हो सकता है कि कुछ घर का बेदी लंका डाय हमारे बिल्डिंग के मेन पिलर्स को किसी ने कमजोर भी किया हो। ये तो जो और तो की बात है, इसको कहेंगे ना, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं हिस्ट्री में इसका। बट एक राष्ट्र की भी डेस्टिनी होती है, मैंने कहा राष्ट्र की जन्म कुंडली होती है। अगर हम विकास करते हुए पॉइंट पे पहुंचते हैं, पीक, तो उसका नीचे आना, जैसे एवरेस्ट पे पहुंच गए तो आप नीचे आओगे ना, एवरेस्ट पे घर बना के तो नहीं रहोगे। लेकिन एवरेस्ट के उस पीक पे पहुंचने के लिए आपकी तैयारी कई सालों की होती है। एवरेस्ट के पीक पे आप 10 मिनट रहते हो बस, फिर आपके उतरने की यात्रा होती है, वो भी लंबी होती है, पीक की सिर्फ 10 मिनट। तो राष्ट्र जब चढ़ना शुरू करता है, या व्यक्ति या जाति या धर्म, वो यात्रा करता 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 पीक पे पहुंचता है। उस पीक पर उसको खुद को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीक सर्वाइव कर गए जितने दिन, उसके बाद आपकी ढलान है। दिस इज अ मैथमेटिकल रूल, ये मेरा रूल नहीं है। तो इट गोज लाइक कर्व्स। कोई भी प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, डिमोशन है, वो ऐसे ही चलेगा, ग्राफ हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो भारत अब जहां पर है वर्तमान में, ये उसकी जीरो लेवल है। आप जमीन पे गिर पड़े हो, अब इसके नीचे क्या गिरोगे? इससे नीचे गिर ही नहीं सकते थे। तो भारत अगर विश्व गुरु बन रहा है तो ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये साइंटिफिक है कि उसको उठना ही है भाई। अब कहाँ गिरोगे? 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, आप कह रहे हैं भारत जमीन पे है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। नहीं तो ना भी हो, लेकिन आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कलेक्टिव बोल रहा हूँ, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ कि पिछले 1000 साल से हमारी ढलान की यात्रा रही। आजादी के बाद भी हम ढलान पे रहे हैं। फिर धीरे धीरे हर एक का योगदान है, ऐसी बात नहीं है। 47 के बाद जिन्होंने जो ठीक समझा, विवेकपूर्ण समझा, अपना योगदान दिया है। मैं उस तरह की विचारधारा का नहीं हूं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया, नहीं। इस देश में हम सब ने मिलकर के बहुत काम किया है। हम आपस में पाकिस्तानियों की तरह लड़े मरे नहीं है, या हमारे यहाँ मिलिट्री कूप नहीं हुआ है। शानदार हमारी डेमोक्रेसी चली है, और आज भी यह खूबसूरती है कि मैं खुल करके आपके मंच पे बोल भी सकता हूँ। ये बात है ना, ये डेमोक्रेसी की ताकत है, लोकशाही की ताकत है। एक सवाल ये, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो शब्द है, इसने बहुत ज़्यादा इसका बज़ है। एआई की चर्चा बहुत है और कह रहे हैं कि एआई जो है वो सारी भविष्यवाणियाँ, मतलब एक समय में उस शक्ति के बारे में कहते थे कि आप क्या सोच रहे हैं, वो एक शक्ति है जो जानती है। एआई के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो एआई जानता है। आप इसे अध्यात्म या ज्योतिष के बरक्स कैसे देखते हैं? मैं खुद विज्ञान के टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो इसको मैं सम्मानपूर्वक मानता हूँ। एआई है, ये ऐसा ही है जैसे मान लो कि टेस्ट ट्यूब बेबी, विज्ञान ने पहली बार जब खोज किया तो टेस्ट ट्यूब बेबी। मेरे से एक अपोलो के डॉक्टर ने, मेरे मित्र रहे, उन्होंने कहा कि देखो आपका धर्म हार गया, हमने मनुष्य को खड़ा कर दिया। तो बात तो सही है, मनुष्य खड़ा कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो ये बेबी आप अभी करोगे अंदर स्थापित, उसमें प्राण का स्पंदन कौन देता है? ईमानदारी से जवाब देना। उन्होंने कान पकड़ लिया। प्राण का स्पंदन विज्ञान नहीं दे सकता है। प्राण शब्द का कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट जो भी देते हो, दैट इज नॉट करेक्ट ट्रांसलेशन। प्राण का स्पंदन वो परमात्मा ही देता है। परमात्मा, मैं वो नहीं कहूंगा कि हिंदू का, कि मुस्लिम का, कि सिख का, ईसाई का। परमात्मा इज अ नेचुरल, जिसको बोले निराकार सत्ता मान के चलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप सुपर्ब है, नो डाउट,
पर इसको भी बनाने वाला कोई सुपर इंटेलिजेंट है जिसको पता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है। जब आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी धरती एक राई के दाने की जितनी है, तो हम इतने क्यों फूल रहे हैं कि एआई की भी एक्सपायरी डेट है। धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उसका नाश है। और कितना विराट हृदय होगा हिंदू धर्म का कि वो ब्रह्मा की भी एक्सपायरी डेट बताता है। सोचो। सो वी आर वेरी प्रैक्टिकल। हम लोग बड़े लॉजिकल तरीके से चलते हैं, रैशनल तरीके से चलते हैं। तो एआई सुपर नहीं है, एआई के ऊपर अभी भी परम सत्ता है, मानना पड़ेगा। जी नमस्कार, मेरा नाम अमीश राय है। मैं नीरज जी के कुछ एक सवालों को आगे बढ़ाऊंगा, फिर एक आध राजनीतिक सवाल भी है मेरे पास। विज्ञान, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष या अध्यात्म का विज्ञान से जो कनेक्शन आप बता रहे हैं, लेकिन जो हम लोग एक सामान्य समझ से पाते हैं, जैसे हमारे ज्योतिष में कल्पना की गई है कि चंद्रमा एक इंसान है, ये देवता है। चंद्रमा एक देवता है, चांद एक देवता है, शनि एक देवता है, और उसके बाद ग्रह भी हैं, उनकी गणनाएं होती हैं। लेकिन विज्ञान अपनी दूरबीन से, अपनी टेक्नोलॉजी से साबित कर चुका है कि वो एक उपग्रह ग्रह है, वैसे जैसे पृथ्वी है। तो ये कैसे साम्य होता है? मतलब एक साइंस वो बता रही है कि चंद्रमा कोई इंसानी रूप नहीं है, या उनकी गति जो है वो साइंटिफिकली अलग तरीके की गति है, लेकिन ज्योतिष उसको कैसे विज्ञान के साथ साम्य कहता है, जब वो मानता है कि वो इंसान है या देवता है, चाहे वो जो है? मेरे भाई, आप जैसे मेरे से प्रमाण पूछते हो प्रश्न में, मैं बड़े विनम्रता से पूछूं, आप जो ये बोल रहे हो कि चंद्रमा इंसान है, सूर्य इंसान है, आपने ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट कहाँ देखा है? बताओ। मतलब जो हमें रामायण महाभारत जो हम सुनते हैं, हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, कोई सुनते नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे शास्त्रों को अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक विधर्मियों द्वारा और कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों द्वारा लिखा हुआ है, सेक्युलरों द्वारा। कहीं पे भी शास्त्र में, मैं गीता प्रमाण देता हूं तो आप समझ जाओगे, 15वां अध्याय गीता का श्लोक बोल रहा हूं। न तद भासयते सूरो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, ये जो मेरा धाम है, अर्जुन उसको पूछते हैं कि प्रभु अगर ये मृत्यु लोक है, धरती को मृत्यु लोक कहते हो ना, तो फिर अमृत लोक क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो, मेरे उस धाम को रोशन करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं, और ये तुम्हारा पावक जो पवन है, ये भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में, मतलब जिसको कहते प्रकाशमान है। हमारे शास्त्र में कभी भी इसकी कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि चंद्रमा मनुष्य है। हाँ, पिक्टोरियल कार्टून फिल्मों में या आजकल जो ओटीटी कंटेंट पे ये गंद चल रही है इस तरह की, उसमें छोटे दिमाग के लोग इस तरह देते हैं। क्या होता है, उससे उनकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे कहीं पे भी, आप एक भी रेफरेंस बता दो कि जहां पर हमने चंद्रमा को स्वरूप से बताया कि ये मनुष्य है, कहीं नहीं। जैसे चांद और अहिल्या का प्रकरण आता है, तो इंसान को ही तो सोच के वो प्रकरण जो सुनाया जाता है वो होगा ना, कि अहिल्या जी। एक जो ऊर्जा होती है, मान लीजिए हम इसको कहें ऊर्जा, ठीक है ना। चंद्रमा हिंदू मानता है, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम भी मान रहा है। चंद्रमा ऐसा नहीं कि हिंदू का है तो क्रिश्चियन को नहीं दे रहा है छांव। सूर्य के हिंदू की कॉपीराइट होते तो फिर क्रिश्चियन बेचारे अंधेरे में मर जाते। वो सबका है। कुल मिलाकर के आप इसको समझोगे वो ऊर्जा है। और वो जो ऊर्जा, अभी जो हमारे भाई साहब ने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं कहता हूँ सुपर इंटेलिजेंस, तो सुपर इंटेलिजेंस में मैनिफेस्टेशन हर धर्म में है। इस्लाम में भी मैनिफेस्टेशन है, क्रिश्चियनिटी में भी मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन ये होता है कि उस परम सत्ता ने अगर निर्णय कर लिया कि उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करना है, तो वो कैसे आएगा? आपके जो आपको डाइजेस्ट होता है वो हजम कर सकोगे वो। अब आपके सामने अगर वो 15-20 हाथ लेके 25-30 मुंडी सर के लेके आएगा तो डर जाओगे। तो वो सामान्य ऊर्जा, सामान्य स्वरूप से आपको बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जैसे बच्चे से माँ बात करेगी। सपोज करो वो फिल्म के अंदर राक्षस का रोल कर रहा है, उसी मेकअप के अंदर बच्चे से बात करेगा तो बच्चा डर जाएगा। तो उसको उसके स्वरूप जो डाइजेस्टेबल है उसी में होगा। तो हमने उसकी कल्पना मनुष्य स्वरूप में करवाई ताकि डायलॉग हो सके। और जो उसके स्टूडेंट है, वेद पढ़ने में तो ये चीजें आपको नहीं लगती है, लेकिन पुराण वगैरह में स्टोरी फॉर्मेट चलता है। हमारे तो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, क्योंकि हजारों साल की संस्कृति है ना। इसको समझाने के लिए भी, अब आप पीएचडी कर रहे हो तो बुक्स भी थोड़े बढ़ेंगे। एबीसीडी पढ़ रहे हो तो एक ही बुक में आपका काम हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का मैं अगर कोट करूं कि आप जितनी लेवल ऊंची जाओगे उतना आपको ज्यादा दिखेगा। सनातन धर्म की यात्रा हजारों साल की है, मिनिमम 7,500-8 हजार साल तो अंग्रेज मानता है। तो उसमें इतने बुक्स लोगों ने लिख दिए, इतने ग्रंथ लिख दिए, फिर अपने अपनी बुद्धि से उसमें जोड़ते गए। सबके राम अलग हो गए, सबके कृष्ण अलग हो गए। राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है।
बट परसेप्शन इंडिविजुअल का, आज मैं भी अगर लिखूंगा तो शायद उसके हाथ में AK-47 देना पड़ेगा राम जी को, क्योंकि वो आज का राम मैं कर रहा हूँ, और ऐसे OTT बन भी रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है। आपका प्रश्न गलत नहीं है, पर वो एक परसेप्शन है, परसेप्शन इज नॉट ट्रूथ। बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हम एक आपकी ये भी बात मैंने अभी सुनी, जो आपने कृष्ण के संदर्भ में कही कि कर्म वाला भाव था, इसलिए 8वें बच्चे तक बात नौबत आई, कुछ पीछे के कर्म थे। लेकिन जब हम जैसे आज व्यवहारिक जगत पर इसको मैं देखूं कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब घरों में पैदा होते हैं, उनके कई पीढ़ियों पीछे आप जाइए, वो गरीब ही रहे हैं। मतलब उनकी 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो भी वो याद कर सकेंगे, वो गरीब हैं। लेकिन एक अमीर के घर में पैदा हुआ बच्चा वो पहले दिन से अमीर है। जैसे मुकेश अंबानी की बात करूं तो उनका बेटा पहले दिन से अंबानी साम्राज्य। तो ऐसे कौन से कर्म है जो एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर ही होता चला आता है, उसको सब सुविधाएं मिलती हैं, और कोई ऐसा परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मैं उसको धार्मिक होते हुए देखता हूँ, बिना कोई पाप किए हुए देखता हूँ, और उसके बावजूद वो गरीबी में मर जाता है, बीमारी में मर जाता है, लाचारी में मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपका जर्नलिस्ट टाइप क्वेश्चन है ये। आपने अंबानी पे नजर रखी, अकबर पे नजर नहीं रखी। अकबर के खानदान वाले देख रहे हो आप, रेडियां चला रहे हैं, तो अब्जोपति था उस जमाने में, करोड़पति था। तो उसके खानदान वाले आजकल क्यों चाय बेच रहे हैं? आपको पता है कि तात्या टोपे का पोता झांसी के अंदर चाय बेच रहा है, जीवित है वो। तो झांसी की रानी के पास कितनी दौलत थी। ये आपका जो है, मतलब बड़े सम्मान से मैं कहूँ, प्रेजुडाइज्ड क्वेश्चन है। नहीं, अंबानी की जगह कोई दूसरा उदाहरण तात्या टोपे ही ले लीजिए, अकबर ही ले लीजिए। हाँ, मतलब तो मेरा कहना पैसे है, वाले का बच्चा अंत तक पैसे वाला नहीं रहेगा। अब वहां जहां से आपने शुरू किया ना, अंबानी खानदान, तो धीरूभाई का जब प्रारंभ देखोगे तो धीरूभाई ने पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल डाला हुआ है, तो वहां से कहां से आ रहे हैं? चोड़वाड़ से निकलते हैं। बहुत गरीब परिवार का वो बच्चा था। कर्म से ये राष्ट्र के दुर्गति में जाने का मात्र और मात्र एक कारण है कि हम कर्महीन हो गए हैं। ये राष्ट्र जिस दिन कर्म से उठेगा तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कहीं पे भी नहीं है, आज भी नहीं है। हम कर्म करना ही नहीं चाहते। नहीं स्वामी जी, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, दिल्ली की तमाम तंग गलियों में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, कर्म करना चाह रहे हैं, उनको नौकरी ही नहीं मिल रही, वो क्या कर्म करेंगे? आप मुझे बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा जी। मैं अक्सर जिन जगहों पे लेक्चर्स देने जाता हूँ, बड़े इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर देने जाता हूँ, मैं पहले स्टूडेंट से पूछता हूँ, वाई यू वांट गवर्नमेंट जॉब? तुम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? तुम IAS क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि हमारे मन में पहले से ही ये भ्रष्टाचार की छवि है कि IAS बनना मतलब लाल बत्ती और रोज का हफ्ता, पुलिस वाले की वर्दी मतलब रोज की कलेक्शन। यही तो है ना, सत्य को स्वीकार है हम। लेकिन चपरासी के भी तो लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, नहीं मिल रहे चपरासी में भी तो भाई कलेक्शन है। कलेक्टर के बाहर बाबू खड़ा रहता है, हमें भी पैसे देके अंदर जाना पड़ता है भाई। इस कपड़े को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो सरकारी तंत्र की कोई भी नौकरी भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो कहे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब एक माइंडसेट, सब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरी को ढूंढने का मतलब है आप काम चोरी करना चाहते हो। मल्टीनेशनल कंपनियों में जाइए, शॉर्टेज चल रही है लेबर की। आप टाटा वालों से, टिस्को से पूछ लो, आप गोदरेज से पूछ लो, आप जितनी भी हमारी 100 इंडस्ट्री है, बहुत वैकेंसीज हैं, उनको टैलेंट मिल नहीं रहा है। हमारे किसी भी युवान के अंदर स्किल नहीं है। वो कह रहे हैं, आपको पिछले दिनों न्यूज पढ़ा होगा कि टाटा ने इतने लोगों को ले ऑफ दे दिया। क्यों? स्किल नहीं है। IIT से निकलता है, उसको पहले वॉशिंग में डालना पड़ता है समझाने के लिए, IIT का बच्चा। तो हम लोगों की एजुकेशन टोटल फ्लॉप हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्किलफुल हम बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब जवाबदारी से काम ही नहीं कर पा रहे। वो किसी की भी सरकार हो, अगर आपके अंदर स्किल है तो आपने स्टार्टअप्स देखे हैं, नहीं कमा रहे हैं वो लोग। आपने देखा है कि किस तरह से बिहार के बच्चे जो जिनको बहुत गुर्बत में जीने वाले बना रहे हैं पैसे। आपके अंदर स्किल होना चाहिए, कला होनी चाहिए। बैकग्राउंड अमीरी का ये जरूरी नहीं है। अभी मैं कुछ नेताओं के बारे में आपके प्रेडिक्शन जो निधि बात कर रही थी, मैं सुन रहा था। जैसे आपने कहा कि मोदी जी के कुंडली में शत्रु हंता योग है, तो शत्रु तो उनको पराजित नहीं कर सकता है। कुछ परिस्थितियां बनेंगी तो वो पराजित मतलब हो सकता है प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े। जहाँ तक हमारी भी कुंडली बनी है बचपन में, जब तो मांगा गया कि समय एग्जैक्ट दे दो और दिन दे दो, उससे कुंडली बनी। तो ये जब आप जिन नेताओं की कुंडली देखते हैं, उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको कैसे मिलती है, बर्थ टाइमिंग वगैरह? क्योंकि ये भी तो तर्क देते हैं लोग ना कि थोड़ा सा भी इधर उधर समय हुआ, सेकंड के 10वें हिस्से या जो भी, मुझे नहीं उतनी जानकारी है, तो प्रेडिक्शन बदल जाएंगे। तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह आपको कैसे मिलती है? देखो, ये कोई मतलब आसमान से इंफॉर्मेशन नहीं आती है।
आप जो इंफॉर्मेशन देते हो उसी से ही इंफॉर्मेशन से जन्म कुंडली बनती है। तो जो पब्लिक फोरम में है उसके आधार पे ही बनती है। मैं कहूँ कि ऐसा मैं समय कल्पना कर लूँ राहुल गांधी के लिए जिसमें उसको बिल्कुल प्रधानमंत्री बना सकता हूँ जन्म कुंडली के योग पर। जन्म कुंडली होना पर्याप्त नहीं है। आपका समय जो होता है, आपने जो बताया 1 सेकंड से फर्क नहीं पड़ता है, उसमें गणनाएं हैं, तो उतने पर्टिकुलर मिनट्स के बाद वो योग बदलते हैं थोड़ा, और बहुत नहीं, एक एक करके चंद्रमा की पोजीशन बदलेगी, फिर बड़े बड़े ग्रह थोड़े थोड़े बदलते हैं, एक साथ सब नहीं बदलता है। तो अगर जैसे कहते हैं कि प्रिसाइज समय है तो बहुत अच्छा। अक्सर क्या है आज मुझे लगता है 1947 के बाद या 50 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट उनका अस्पताल में एक निश्चित समय है, दिन है, रजिस्टर में दर्ज है। हाँ है, और उसके आधार पे जन्म कुंडलियां ऑलमोस्ट सही मिल जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ, उसमें साइंटिफिक उदाहरण देता हूँ कि देवेगौड़ा जी जहाँ पर बैठे हुए थे उस समय उनके प्रधानमंत्री बनने का कोई उनको ही पता नहीं था, है ना। तो देवेगौड़ा जी का ज्योतिषी आता है और उनकी जन्म कुंडली देखता है। आप देवेगौड़ा जी से कंफर्म कर लेना ये बात। तो वो ज्योतिषी उनको कहता है कि आपके जन्म कुंडली में राजयोग है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। मैं इसको शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ, बने। मैं दूसरा उदाहरण भी साइंटिफिक आपको देता हूँ। नरसिम्हा राव जी संन्यास लेकर, मतलब राजनीतिक संन्यास लेकर के मठ ज्वाइन करने वाले थे। उस समय शंकर दयाल शर्मा जी मना कर देते हैं कि मुझे नहीं बनना कांग्रेस का अध्यक्ष, और नरसिम्हा राव जी को बुलाया जाता है। आप पढ़ लेना उनकी जो भी पुस्तकें संबंधित है कि ये योग बनते हैं, या आपको भोग मिलेगा या योग मिलेगा। उनके सामने परमात्मा का योग था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का भी भोग लिया, लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। जो उन्होंने काम किया है वो दैविक कार्य है, कम काम नहीं है उनका, लेकिन ये उनकी जन्म कुंडली में था, तब तो हुआ, और वो इस चीज को मानते थे, तब तो दिखाया होगा कहीं पर। तो ये चीजें हैं। बड़े बड़े नेता फिर किसी तरह से वो अपने सही समय को फिर सही ज्योतिषियों तक पहुंचाते हैं। फिर जैसे आप बोलते हो न्यूज वायरल हो गई तो जन्म कुंडली वायरल हो जाती है, और वायरल कुंडली से हमें मिल जाती है। इट्स लाइक दैट। एक किताब है आधी रात की आज़ादी, मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट का हिंदी अनुवाद है आधी रात की आज़ादी। उसमें डोमिनिक, मैं गलत नहीं हूँ तो डोमिनिक लापेरे की वो किताब है। उसमें एक वो सिचुएशन उस जो व्याख्या कर रहे हैं कि जब आज़ादी मिल रही थी तो 15 अगस्त का दिन जब तय हुआ भारतवर्ष की आज़ादी का, तो कोई ऐसे ही ज्योतिषी थे, असम के ज्योतिषी थे जो काली माँ के उपासक थे। उन्होंने नेहरू को तार और चिट्ठी भिजवाई कि जो वक्त आप लोगों ने चुना है आज़ादी का, वो वक्त इन दोनों देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के लिए। ये दोनों देश इस समय अगर आज़ादी पाएंगे तो दुर्भिक्ष से लड़ेंगे, अकाल से लड़ेंगे, युद्ध से लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था, आज़ादी गलत समय पर तय की गई थी? क्या इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल गंभीरता से अपने विवेक को हाजिर रखते हुए कहता हूँ, ये नेहरू की जिद थी। वो अंग्रेजों की इतनी मानसिक गुलामी में था कि वही 12 बजे का निश्चित समय लिया जो शास्त्र के अनुसार सम्मत नहीं था। इसमें एक ज्योतिषी ने नहीं, सारे मातंड ज्योतिषियों ने उनको कहा ये समय गलत ले रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पे वो काम किया। आपका जो पहले प्रश्न था ना कि 75 साल, हम जो आज उठ रहे हैं वो 75 साल पहले उठ सकते थे। भाई सिंगापुर उठ गया, चाइना उठ गया, हमारे सामने सामने ये देश उठे हैं, हमारे साथ ही आजाद हुए थे। भारत क्यों नहीं उठा? तो ये वन ऑफ द फैक्टर। यस, मैं उन पे दोष नहीं दूंगा। आप वो कहोगे कि सारी चीज नेहरू पे हम डाल देते हैं, मैं उस तरह का भगोड़ा इंसान नहीं हूं कि नेहरू पे डाल दूं, लेकिन नेहरू जिद्दी थे, एथियस्ट थे। आपने नेहरू का एक कोट पढ़ा होगा जिसमें वो कहते हैं कि आई एम ए कोइंसिडेंटल हिंदू। मतलब वो उनकी खान पान जो था वो क्रिश्चियन था, व्यवहार उनका मुस्लिम था। ये हेराल्ड के अंदर उनका कोट है, पूरा ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं मैं हिंदू बस कोइंसिडेंटल बना हूं। उसको हिंदू धर्म के लिए कोई प्रेम या कोई श्रद्धा, कोई मंत्र, कुछ नहीं था। इतिहास उसका गवाह है। राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं जब महादेव के मंदिर के ओपनिंग में सोमनाथ में, वो पक्ष में नहीं थे। तो वो इस चीज को एथियस्ट आदमी बिठाओगे तो यही होगा। नेहरू का ये था कि एक राष्ट्र के मुखिया को, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके मुखिया को किसी एक धर्म के कार्यक्रम में जाकर ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो एक धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, तो इससे दूसरे धर्म के लोगों को असहजता हो सकती है, या उनके दिमाग में एक भय हो सकता है कि ये देश तो मतलब हिंदुओं का ही है। तो इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं, मतलब 1947 के अंदर देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ, इट इज ऑन रिकॉर्ड। जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान दो, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने वोट करके मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिलवाया। वो तो गए नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान बना दिया। हमने 33% के आसपास की उनको लैंड दी, पैसा दिया, जमीनें दी, सब दिया।
तो फिर जो बची कुची जमीन है, आप दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया, छोटे को 2 रूम मिले, बड़े को 3 रूम मिले, उसके बाद आप सेकुलर हो जाते हो। तो बाकी लोगों को अच्छे लगने के लिए हिंदू नहीं मरा था, हिंदू ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा छोड़ा है भाई वहां पर, और वो धर्म के आधार पर राष्ट्र बना है। तो मुझे लगता है ये लेजिटिमेट है, ये कोई बहुत बड़ी ये गलत बात नहीं है, हमें पढ़े लिखे लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अभी इस देश में जो है वो हमारे भाई हैं, बट जो सिद्धांत है आजादी का उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने इतिहास को भूलना सबसे बड़ी भूल है। तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान था, हिंदुओं के लिए या सनातनियों के लिए भारत था, वो हमेशा रहेगा। नहीं स्वामी जी, तो चूंकि जो सवाल मैंने 47 वाला पूछा था आज़ादी के वक्त वाला, मैं उस पर थोड़ा वापस लौटता हूँ कि अगर वहाँ गलती हो गई थी, जैसे हम ये भी तो पाते हैं ना कि हमारी पद्धति में, सनातन की पद्धति या ज्योतिषी की पद्धति जो भी है, कि इसमें गलती अगर हो गई तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो इस 75 साल की यात्रा में उस गलती को सुधारने का कोई दैवीय मतलब देवता, मतलब ये ग्रहों वाला तय की गई अगर गलती थी तो इसको ग्रहों के माध्यम से सुधारा भी तो जा सकता है। नहीं, आप कहेंगे कि नेहरू जिम्मेदार है, एस्केप रूट ले लिया बीच का, जब आपसे बनी नहीं तो भगवान पे डोल दिया कि भाई कर्म जन्म कुंडली गलत बनी थी। मैंने हमेशा कहा है, जन्म कुंडली में आपके प्रधानमंत्री का भी योग हो, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, वापस से गूगल चेक कर लेना। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर हैं, 2002 की बात है, हमारे गुरुदेव ने उनको कहते हुए कहा था कि मोदी जी को संबोधन में वो बोलते हैं, वी आर वेरी मच ऑनर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया इज विथ अस। मोदी जी कान में उनको बोलते हैं कि पीएम नहीं सीएम, बोले आई नो इट बट यू आर गोइंग टू बी पीएम। और फिर उस चर्चा को आगे मैं बढ़ाऊं, तब मोदी जी उनको कहते हैं कि ये कैसे होगा, बोले यात्रा करोगे, कर्म करोगे तो पीएम का योग है, पीएम बनोगे। आपके कुंडली में राजा बनना है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा कीचड़ से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा कि नहीं, कर्म तो करोगे। ये राष्ट्र कर्महीन बन करके बैठा हुआ है, गुरु स्थान पे आएगा, मैं अगर बोल दूं आप सब लोग बैठ जाओ, है ना, आज शाम को 8 बजे आपका ये प्रोग्राम रिलीज होने वाला है, और रिलीज करने वाले घर जाके सो जाए तो होगा क्या? आप बोलोगे तो आपने तो घोषणा कर दी। कर्म करना पड़ेगा। ये देश 1000 साल से कर्महीन है, विवेकहीन है, उसको जगना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। बड़ी संख्या में जो भारतीय परिवार हैं, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो फिर कुंडली बनवाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि क्या कुंडली बनाई जानी चाहिए? मैं आपके प्रश्न के समर्थन में बोल रहा हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड रिपोर्ट बनाया जाता है। क्या उसका ब्लड रिपोर्ट बनाया जाना चाहिए? ये जो विज्ञान है, पदार्थ का मेटेरियलिस्टिक जो विज्ञान है, जिस साइंस को हम जानते हैं, ये साइंस की आयुष्य 500-600 साल से ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप कुंडली का अध्ययन करोगे सिंसियरली, इम्पार्शियली, तो उसमें नाड़ी दोष एक आता है। 8 हम कंपेयर करते हैं ना, पति पत्नी के गुण, 36 गुण मैच किए जाते हैं। 36 गुण का सबसे इंपॉर्टेंट गुण, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं वैज्ञानिक तरीके से, अगर उसमें नारी दोष है, उसको कंसीव करने में तकलीफ 100% आती है। हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट के केस आते हैं कि वो सब तो ट्राई कर लिया, हम गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? जन्म कुंडली देखते हैं तो नाड़ी दोष है। अब ये अंधविश्वास की बात नहीं है, मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि उस समय का जो विज्ञान है, उस विज्ञान से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कंपेयर कर सकते थे, वो जन्म कुंडली है। भारत देश ने पिछले 1500 साल में ज्योतिष शास्त्र पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी मिलती है शास्त्र को? अगर इस शास्त्र में ठीक से रिसर्च हुआ होता, हमने ठीक से इसमें और भी काफी आगे शोध किया होता, तो मुझे लगता है हम काफी आगे निकल गए होते। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि हमने शास्त्रों को कचरे में डाल दिया और 500 साल के विज्ञान को लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो जिस तरह से रिपोर्ट ब्लड की बनती है, वो रिपोर्ट आपको जन्म कुंडली की मिलती है। मैं आपको ऐसे ऑन रिकॉर्ड मतलब बता सकता हूं, जिसको डायग्नोसिस होता है कैंसर, जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि भाई इसका योग है, ये खर्चा करेगा, लेकिन इसको कोई बीमारी का है नहीं, थोड़ा सा इसको बंधन योग जैसा थोड़ा है, ये 10 महीने 12 महीने परेशानी में रहेगा। दोनों, मैं तो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ पर्सन हूं, तो वो भी हमने केस सॉल्व किया है। बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर वो केस ले गए हम, कैंसर दिखा करके, और जन्म कुंडली भी साथ साथ में हम चला रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों प्रमाण, एक केस नहीं है, मेरे कई केसेस ऐसे ऑन रिकॉर्ड है जिसमें जन्म कुंडली प्रेडिक्ट करती है कि इस इंसान को तकलीफ इतने महीने होने वाली है, खर्चा होगा, और वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका किडनी में ये है, कि आपका लीवर में ये है, कि आपको कैंसर है। कुल मिलाकर के लक्ष्मी का अपव्यय हो रहा है। फिर उसका यहाँ समाधान हम देते हैं कि ये समाधान स्पिरिचुअली ऐसे हो सकता है, वहां पर वो अपना समाधान देते हैं। दोनों विज्ञान है, दोनों विज्ञान अपने तरह से चलते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं।
कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर आप करना चाहो तो। जी। और बहुत सारी जो बच्चों की कुंडली बनती है उसमें ये भविष्यवाणी की जाती है कुंडली देख के और ग्रहों की दिशा के राजयोग बन रहा है। तो आज के ज़माने में जब ना राजा रहे न रियासतें रही, तो ये राजयोग की क्या परिभाषा है? क्या माना जाए? क्या नौकरी मिल गई वो राजयोग है? ये गाड़ी मिल गया ये एक्चुअली कुछ सोशल मीडिया में जैसे कुछ योग को ना बहुत ग्लोरीफाई करके कहा गया है। जोपरपट्टी में रहने वाले का भी राजयोग बनता है, वो राजयोग बनेगा, म्युनिसिपल काउंसलर बन जाएगा, थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राजयोग का मतलब होता है जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक फूड आपको पता है कि दाल में थोड़ा सा नमक मिला करके खा लिया, ये सात्विक भोजन मिला, उदाहरण दे रहा हूँ। राजसिक में आपको दाल चावल के साथ थोड़ा सा पापड़, सलाद ये मिला, ये राजसिक। तामसिक तो फिर उसमें नहीं जाएंगे। अब जब ये योग है और आपकी देश काल परिस्थिति और पात्रता के अनुसार, पात्रता इसमें बहुत जरूरी है, उस पात्रता के अनुसार सपोज करो आप उस परिवार में हो तो उस दिन का आप राजसिक जो भी भोजन है राजयोग को एक्सपेक्ट कर सकते हो। राजयोग का मतलब ये नहीं कि तुरंत दिल्ली में बैठ जाएगा। ऑल राजयोग आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर दैट दिल्ली के लिए राजयोग नहीं होता है, पर हमने सोशल मीडिया पे बता दिया राजयोग मतलब दिल्ली। नहीं, संतों में राजयोग आता है, वो महामंडलेश्वर बनते हैं, है ना। पॉलिटिशियन में राजयोग बनता है, नेता बनता है। तो जो है कंपनी के अंदर राजयोग बनेगा तो मैनेजर से जनरल मैनेजर बनेगा, सीनियर रिपोर्टर बन जाएगा, राजयोग लगा उसका। तो ये सब में वैलिड है, सबको मिलता है। क्या ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु की भविष्यवाणी भी की जा सकती है? बिल्कुल। 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का कारक बनता है और उसमें जो ग्रह होते हैं, मैं इसको मतलब क्योंकि एक इसमें आदेश है, एक लिमिट होती है ना, जैसे न्यूक्लियर प्लांट के अंदर आप जाते हो तो एक बोर्ड आता है कि इसके आगे आपका प्रवेश वर्जित है। आप अस्पताल में जाते हो, आईसीयू में आपको नहीं आने देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि देश में डेमोक्रेसी है, आप छुआछूत कर रहे हो, जातिवाद कर रहे हो, मैं आईसीयू में आऊंगा। ऐसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हर शास्त्र में एक मर्यादा है, बैरियर है। अगर मृत्यु योग को आपने ट्रांसलेट करना इतना जनरल कर दिया तो क्या हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं उसके विधान में हस्तक्षेप कर रहे हो, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुपर इंटेलिजेंस मानते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हमने मृत्यु योग देखते भी हैं, एक्सेप्शनल में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब बहुत पेशेंट मतलब यंग एज का है, आईसीयू में तड़प रहा है, तो उनके माता पिता भावनात्मक कहते हैं कि क्या होगा इसका, तब बता देते हैं कि एक काम करो, उसकी जो भी इच्छा है उसकी पूरी करवा दो। इंडिकेशनल बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं मर जाएगा। और अगर उसमें लगता है कि जी सकता है तो महामृत्युंजय वगैरह का जो जाप वगैरह होता है उससे उसको रिवाइव करवाने की भी विधियां हैं। बट ये बात है कि मृत्यु देखी जा सकती है, मृत्यु प्रेडिक्ट की जा सकती है, पर मैं वापस से उसके नीचे राइडर लगाता हूँ, ये नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। क्या ताबीज पहनने से या उंगलियों में अंगूठियां, जो अलग अलग किस्म की अंगूठी होती है, या काले धागे बांधने से ऐसे भी कोई भाग्य बदल सकता है क्या? या जिसकी जिंदगी में जो लिखा हुआ है, जो कुंडली बचपन में बन गई, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश होती है क्या इन सब उपायों से? आप दिल्ली के अंदर जब चलते हो तो वहाँ पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हवलदार के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हो? वो जो तमग्गे होते हैं उसकी कीमत क्या होती है? दुकानों पे मिलती है, लगा लो आप भी। तो तमग्गे से आप आइडेंटिफाई करते हो। आपका जो प्रश्न था कि अंगूठियां ये वो, ये एक एनर्जी है हमारे ब्लड के अंदर। पर्टिकुलर जो सब 7 रंग हैं, रेनबो के 7 रंग हैं, फिर उसका एक निश्चित रंग है, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। तो जब आपका ये साइंटिफिकली आप कहीं पे भी चेक कर लो, अपने इस बैठी हुई टीम में से भी कर लेना, जिसका मंगल वीक होगा उसको रक्त का विकार होगा। और मंगल का कलर कौन सा होता है? लाल। ये मैंने नहीं बनाया, हजारों सालों से परंपरा में है। तो उसको मूंगा वगैरह जो पहनाते हैं वो लाल होता है। सो क्या होता है, जो सन रेज आते हैं वो उसमें से आपका जेम ठीक होना चाहिए। चाइना मेड लोगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगी। वो जो रोशनी आती है ब्लड के अंदर, ये साइंटिफिक है भाई। इस चीज का विज्ञान मैं देखता हूं, मैं तो दुनिया घूमता हूं, ये चीज का विज्ञान विदेशों में लोग मानने लगे हैं। और इस देश से हम मतलब जो है ना सेक्युलर माइंड से पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अगर रोशनी है, काला कलर, नीला कलर, पीला कलर, लाल कलर मानते हो, तो उस कलर का आप किसी लाल शीशे के घर में बैठ जाओ, आप 12 घंटे बैठ जाओ लाल कलर में, देखो क्या होता है। फिर एक दिन पीले में भी बैठो, देखो क्या होता है। तो इनका असर होता है, ये एनर्जी है, इसको मानना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक है।
और ये वैज्ञानिक, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, मैं आपको प्रमाण में मतलब ऑथेंटिक वेस्टर्न वर्ल्ड के, जिनको हमारी मानसिक गुलामी के कारण हम मानते हैं, उनके दिखा सकता हूँ रिसर्च पेपर। इट वर्क्स कि कौन से रोग में कौन सा कपड़ा आपको देता है। वाई वाइट इज ऑलवेज, सफेद जो वस्त्र है क्यों कूलेंट है, काला क्यों उसका ये होता है, भैरव की साधना में काला क्यों आता है, सरस्वती में श्वेत क्यों, इसका साइंटिफिक रीजन है। और सिर्फ बोलना, आपकी तरह मेरे मन में भी बहुत जिज्ञासाएं थी, प्रश्न तो नहीं, श्रद्धा तो शुरू से ही रही, और इसको हमने एक एक चीज को एक्सपेरिमेंटल करके देखा हुआ है। बट आई एम नॉट आंसरेबल टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी कि मैं उसको अपने पेपर दिखाऊं, मुझे किसी पद्मश्री की लालच नहीं है, नहीं दिखाऊंगा। पर हमारा किया हुआ है, हम प्रामाणिकता से दिखाते हैं कि इस कलर का देखो ये रिसर्च पेपर है, ये आदमी है जिनके ऊपर रिसर्च हुआ। हाँ, अगर वो विलिंग है तो हम मतलब डिक्लेयर करते हैं, बट ऐसे कोई मैं न्यूज़ मीडिया के लिए ऐसा अपने खोल दूंगा और आंसरेबल हूँ नहीं। बट ये है, इसको मैंने अपने आप से जाना है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मेरे एक तो आपसे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है और एक दो मेरे सवाल राजनीतिक जिन पर हमने चर्चा की है। स्वामी यो आपको कब से कहा जाने लगा और किसने कहा? पहले तो यो की मीनिंग समझ लो। यो मतलब ये वेदोक्त श्लोक का नाम है, यो ब्रह्मा। यो मीन्स जो मीन्स दैट। तो वो मेरा नाम क्यों होगा? क्योंकि स्वामी योगेश्वरानंद गिरी मेरा रियल पट दिया हुआ गुरुजी के द्वारा। पूर्व आश्रम का नाम तो हम विरजाओं में पिंड के साथ जला देते हैं, तो स्वामी जी ने जो नाम दिया गुरुदेव ने, योगेश्वरानंद गिरी। अब योगेश्वरानंद गिरी जहाँ पे भी जाए तो लोग उस नाम का अपभ्रंश कर देते थे, ठीक से कभी प्रोनाउंस नहीं करते, लिखते नहीं, है ना। हम लोग हिंदू तो वैसे भी गरीब हैं इन चीज़ों में। और जब चैनल पे मेरे रिलीज होने लगे तो क्योंकि मैं श्री का उपासक हूँ, तो श्री साधना की मेरी एक जयपुर के अंदर परिवार है, वहाँ पे बच्ची से बात हो रही थी, दीक्षा दी हुई थी। तो उस बच्ची को मैंने, बात चल रही थी ऐसे कि योगेश्वरानंद नाम रखें चैनल का तो कैसा होगा। तो उसने बोला नहीं, आप जो बोलते हो वो युवाओं को अपील करता है, साइंटिफिक बोलते हो, टेम्परामेंट हमारे सूट होता है, तो इट शुड बी ट्रेंडी और इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू यूथ। और अनायास उसने कहा कि आप उसको शॉर्ट करके यो कर सकते हो। अब यो उनके बोलने से नहीं किया गया, फिर यो को हमने वेरीफाई संस्कृत के माध्यम से किया। यो बहुत गहरी मीनिंग है, यो मीन्स जो, और परम सत्य यही है कि वही रहने वाला, ये नहीं रहेगा। तो मुझे ये याद भी दिलाता है कि मैं टेम्पररी हूँ, वो सत्य है, तो यो हमेशा रहेगा। योगेश्वरानंद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक दो सवाल जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए। 4 नामों की चर्चा हुई जिनके राजनीतिक भविष्य के बारे में भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ। एक और जो चर्चा जिन नाम को लेकर रहती है, अमित शाह जी, उनके बारे में आपकी कोई भविष्यवाणी है? अमित शाह वैसे गुजरात से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे एक संगठन की, जिसको बोलते हैं संगठनात्मक, उनकी उपलब्धियां हैं। मैं डिस्करेज करने के लिए या नेगेटिवली नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर के गणनाएं ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर वो उसका उपचार क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने मतलब जो मुझे दिखा तो दिख रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो वो कंपैरेटिवली हम देखते हैं ना, दो के कंपैरिजन में वो योगी जी की स्ट्रांग है। बाकी स्वास्थ्य का एक उनका कारण है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में उनको स्वास्थ्य का और ध्यान रखना पड़ेगा। देश की राजनीति जो है वो वैसे तो बहुत सारे पार्टियों का अलग-अलग गठबंधन बन गया है, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई मानी जाती है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आपने ये भविष्यवाणी की कि शायद मोदी जी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और राहुल गांधी की भी संभावना कम है प्रधानमंत्री बनने की। और अगर योगी आदित्यनाथ नहीं, या योगी आदित्यनाथ को ही बनना है, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि देश में निकट भविष्य में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है? नहीं, एक नाम की चर्चा आप लोग करते ही नहीं हो। वो कभी कोई कहते हैं ना, ब्लैक शिप अचानक से आ सकती है। एक ऐसी भी गणना हो रही है, मैंने कहा ना, अगर जन्म कुंडली ठीक नहीं है तो उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। आप मेरा गला पे मत करना कि भाई आपने बोला हुआ नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की गणना में अगर कोई थोड़ा बहुत जन्म कुंडली में फेरफार है तो एक जन्म कुंडली बहुत अच्छी निकल रही है जयशंकर जी की। जयशंकर जी की अचानक से प्रधानमंत्री बनने के योग बनेंगे। मेरे पास उनकी कंफर्म जन्म कुंडली नहीं है। जिस दिन मेरे पास कंफर्म जन्म कुंडली आएगी, अभी तक जो है उस गणना से जयशंकर अचानक से उठते हुए नेतृत्व होंगे। तो मेरा जो एक सवाल का जो एक हिस्सा ये था कि क्या देश में निकट भविष्य में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है? मतलब बीजेपी की ही सरकार बनी रहेगी और बीजेपी के नेता ये कहते भी रहे हैं कि 2049 तक हम लोग ही रहेंगे।
2049 तक तो नहीं मैं बोल सकता हूँ। 2049 तक वो बोल रहे हैं, वो उनका एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा नहीं है। आई एम नॉट ऑन एजेंडा। बट क्या होता है, मैंने कहा कि जन्म कुंडली में आपके राजयोग भी हो, सपोज मैं आपको कहूं कि इतने अच्छे राज्यों को अगर आप कर्म नहीं करोगे तो वो टोटल फेल हो जाएगा, है ना। कांग्रेस के अंदर संगठन की भी कमजोरियां आप जानते हो, आप मेरे से बेहतर जानते हो। उनके आपस में जो जैम होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो नीतियां होनी चाहिए, एक उन्होंने जो एजेंडा बना रखा है एंटी हिंदू, वो उनको डुबो रहा है। मेजोरिटी हिंदू है वोट आपका करने वाला। अगर वो उस प्रोजुडाइज ऑफ माइंड से बाहर निकल लें तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्लस जो गतिमति देने वाले आसपास के लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा एक भी, बिकॉज आई एम नॉट ऑन पॉलिटिकल फोरम, तो जो आसपास के लोगों की भी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत काम करती है। बीजेपी के लिए जो वो एनर्जी और वो ऊर्जा देने का काम कर रही है, मुझे उस बोलने में कोई संकोच नहीं। वो संगठन आरएसएस है। एक मिनट के लिए अगर आरएसएस को बीजेपी से हटा दोगे ना तो बीजेपी खड्डे में आ जाएगी। तो दो ऊर्जाएं काम कर रही है। कांग्रेस के लिए दो ऊर्जाएं काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के लिए एक ऊर्जा के माइनस दूसरी ऊर्जा काम कर रही है। तो उनको इस चीज से पहले तो मानने वाले ही वो नहीं है। जन्म कुंडली में मानते, इंदिरा जी मानती थी, क्या राहुल मानते हैं? नहीं मानते। क्या प्रियंका मानती है? नहीं मानती। क्या सोनिया जी मानती है? नहीं मानती। आप मुझे बताओ, जो कांग्रेस के नेता मानते हैं वो तुरंत बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है आपका भविष्य अंधकार में है। सो वो कर्म करना पड़ता है उस तो दिशा फिर में। कोई एसडी देवगौड़ा, आईके गुजराल की संभावना नहीं है, या मनमोहन सिंह की कोई संभावना नहीं है विपक्ष से, जिनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग हो कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? 2027 के अंदर जो मैं समीकरण बता रहा हूँ राजनीति का, उसमें थोड़ी खिचड़ी सरकार होने की कगार पे खेल होगा, लेकिन तब तक आर्मी अंदर आ जाएगी। ये आएगा कुछ दिनों का, ये भी स्पेल आएगा, लेकिन आर्मी कंट्रोल ले लेगी आपका, क्योंकि उस वक्त आपको खिचड़ी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये देश। और उस अंत में जो देश के वफादार सिपाही होते हैं, जो उसके सचमुच में रक्षक हैं, मुझे लगता है कि ये कोई बुरा भी नहीं होगा। और देश की जनता भी यही चाहेगी कि नहीं, खिचड़ी सरकार से तो अच्छा है कि मार्शल लॉ ही चले। तो ये संभावना 27 की है। सर, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आपने बात की। मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करना चाहूँगी जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये दावा करते थे कि दिल्ली की सत्ता से तो उन्हें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन फरवरी में विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे ज्योतिषीय समीकरण बने जो कि वो सत्ता से बाहर हुए और अब निगम में भी उनकी सत्ता नहीं है? और क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कमबैक करने की कोई संभावनाएं हैं? एक शब्द में आंसर है नो, नो, नेवर। इसके कारण बताता हूँ। गुरुद्रोही कभी भी जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हमें ये मानना पड़ेगा। आपकी राजनीति में अन्ना हजारे गुरु थे, उन्होंने गुरुद्रोह किया, उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना नहीं की। दूसरा होता है जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन से जब आप द्रोह करते हो तब भी आपके ऊपर गुरु कृपा हट जाती है। कुछ भी काम करो, कर्म कोई भी करे, कोई भी देखने वालों में से, अगर मन और मुख आपका एक नहीं है तो जो वाणी की देवी है सरस्वती, वो आपसे निराश हो जाती है और आपको विनाश की तरफ प्रेरित करती है। ये बात उन्होंने जो बोली थी वो अहंकार था उनका, कि उनका सूर्य नहीं डूबेगा। तो ऐसे इतने बुरे वो तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बुरी तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतनी बेआबरू हमने नहीं सोची थी। लेकिन उसके बाद जब सारी रीडिंग्स लेते हैं, आप देखोगे थोड़े समय के अंदर ये जो उनकी पार्टी का जो भी नाम है, झाड़ू वाली, उसकी एग्जिस्टेंस चली जाएगी। आम आदमी पार्टी, उसका अस्तित्व भी विलय में चला जाएगा, दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अब पावर में नहीं आएंगे। और वो एक समीकरण बन रहा था, मैं मतलब वो चीज कभी मीडिया में मैं बोल नहीं पाया। एक समीकरण अरविंद केजरीवाल के जन्म कुंडली में बन रहा था जहां प्रधानमंत्री का उसका योग बन रहा था, बट उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी जब उसने सस्ते सौदे कर लिए। वो उन लोगों के साथ बैठा जो ऊर्जा उसके नेगेटिव थी। और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप शराब बेचना शुरू करोगे तो कहीं तो नियंता है देखने वाला। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर्स काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। अरविंद केजरीवाल का मैं व्यक्तिगत मेरी कोई शत्रुता नहीं है, बट बड़ी मुश्किल है उनके लौटने की, बड़ी मुश्किल। दिल्ली में तो उनका कमबैक संभव आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो इन दिनों पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब में उनकी सरकार है और पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? क्या रिवाइव होगी आम आदमी पार्टी वहां पे एक बार फिर से, या फिर झटका लगने वाला है पंजाब में भी? पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी नहीं आएगी वापस। समीकरण और बनेंगे,
बहुत कुछ समीकरण आप देखोगे चेंज हो जाएंगे, बंगाल के समीकरण चेंज हो जाएंगे, दक्षिण के समीकरण चेंज हो जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में भी जगह नहीं रहेगी। अगर एक कर्म के आधार पे मैं कहूँ कि अभी भी समय है, थोड़ा सा उद्यम कर लें तो लाज बचाने जितना कुछ परफॉर्म कर पाएंगे, टोटल जीरो होने से बच जाएंगे वो। प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरा सवाल भी सियासत से ही जुड़ा है। आप जैसे ग्रह नक्षत्र और कुंडली के आधार पे बताते हैं कि कौन सा नेता कहाँ तक जाएगा, किस में राजयोग है और कौन जो है सड़क पे आएगा। तो मैं एक राजस्थान के एक नेता सचिन पायलट हैं, उनके बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत भी की, सड़क पे भी उतरे। तो उनका क्या राजनीतिक भविष्य है? क्या वो उनके भाग्य में राजयोग है या नहीं? सचिन पायलट की एक पॉलिटिकल सुसाइड वाली कदम रहा। उनके जीवन में बहुत अच्छा मौका था, जब उन्होंने आधा कदम बढ़ा ही लिया था तो आधे में आगे बढ़ के वो डर के पीछे चले गए। मानिए सर। अगर उस समय वो कदम ले लेते तो इस समय आपको वो मुख्यमंत्री दिखते। तो क्या होती है ये ग्रह दशाएं जो होती है, जन्म कुंडली के आधार पे बोल रहा हूँ, कुछ चीजें कुछ समय तक आती है। जैसे होती है ना, शनि की दशा लंबी चलेगी, राहु की लंबी चलेगी, हर एक का स्पान ऑफ टाइम है, सब सेम नहीं है। तो अमृत योग है, ये योग भी बदलते हैं। तो कुछ कुछ योग कुछ घंटों तक भी आते हैं, कुछ दिनों तक आते हैं, कुछ हफ्तों तक आते हैं। मैं उन दोनों मतलब एक तो उनका चेहरा बड़ा प्यारा है, बड़े मासूम राजनीतिक है, मतलब मुझे विश्वास भी नहीं आता इतना अच्छा इंसान राजनीति में है, इतने इनोसेंट लगते हैं वो। उनके फादर भी बहुत, मैं उनका फैन रहा हूँ, राजेश जी का। तो जब उन दोनों वो कर रहे थे तो मेरे मित्र हैं राजस्थान से, तो वो पूछ रहे थे कि क्या होगा। मैंने कहा अगर इसको प्रेरणा आ जाए और ये एक कदम के पीछे दूसरा कदम उधर डाल देगा, ये मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और न बनने का इसका कारण कॉन्फिडेंस है या जो भी उसके इर्द गिर्द की ऊर्जाएं होगी, बट ये है कि उनका मैं एक नई कांग्रेस में उदय देख रहा हूँ। ये राष्ट्र के लेवल पे नेता बनेंगे, और अगर ये प्रियंका के खेमे में जाएंगे तो फिर से उठ जाएंगे। तो मतलब कांग्रेस दो खेमों में हो जाएगी, प्रियंका खेमा और राहुल खेमा। अच्छा। तो प्रियंका के खेमे में इनको आ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाएंगे, राष्ट्रीय लेवल के नेता है। छोटा सा सवाल है, गहलोत जी ने क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी? नहीं, गहलोत जी बहुत मंजे हुए राजनीतिक हैं, कैसी बात कर रहे हैं। गहलोत जी को पता है कि भूटान के राजा बनने से अच्छा है हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से उनको क्या मिलने वाला था? तो मुख्यमंत्री पद में जितनी मलाई है वो वहां पर नहीं है। भी प्रैक्टिकल जो सही है उसको बोलने में क्या दिक्कत? तो उनका प्रैक्टिकल निर्णय था, मैं मानता हूँ वो सही निर्णय था। तो क्या फिर कभी अभी नंबर आ सकता है, गहलोत जी रेस में रहेंगे? अब आप मतलब दूसरों को चांस देना ही नहीं चाहते हो। कोई नया नेतृत्व जो है राजस्थान से निकले। सचिन जी का आपने नाम लिया जी, सचिन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रियंका जी अगर बागडोर संभालें कांग्रेस की तो ये दावेदार बनेंगे। तो भविष्य उनका दिल्ली में है, राजस्थान में नहीं है? नहीं, राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी है, दावेदारी है, लेकिन वो पहले कांग्रेस विभाजित तो हो। अच्छा, उसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। स्वामी जी, कई सारी सियासी भविष्यवाणी आपने की हैं अब तक। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार को लेकर उनके सहयोगी भी बहुत भरोसे से नहीं कह सकते कि वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार पलटी नहीं मारेंगे पहली बात, या मार लेंगे, या इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर कोई नया चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आने वाला है? हम जो यहाँ इस रूम में बातें करते हैं ना, तो दिल्ली के गलियारों में बात अलग होती है। राजनीति में क्या होता है, दिखाना और करना और होता है। दो मुंह की वो सत्ता होती है। अभी तो उनका परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो बीजेपी साथ छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अपने चौथे चरण में उनकी आयु है, तो वो तो निर्णय उनको नहीं है। हाँ, बिहार के चुनाव में बहुत अच्छा ब्राइट स्कोप है बीजेपी को और नीतीश कुमार जी को, और वहाँ का जो युवा जानता है कि प्रोग्रेस प्रदेश का कौन कर सकता है, वो उनको निर्णय पता है क्या करना है। मेरे कहने से ना तो वो वोट करने वाले ना वोट देने वाले हैं। हर वोट करने वाला आज की तारीख में ये जानता है कि मेरा वोट इस प्रदेश के लिए या रीजनल के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करे। बहुत कम लोग होंगे जो अभी वोट बेच करके करते होंगे, बहुत कम लोग हैं, एक्सेप्शनल हैं, केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बिहार मेरे ख्याल से सही निर्णय लेने जा रहा है, और वो निर्णय में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जो अभी है वही रहेगा। अच्छा, 2014 से देश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और इस दौरान
हमने आपने एक बयान, एक बात जो है कई बार सुनी है, हिंदू खतरे में है। जब इस तरह की बात आपके कानों तक आती है तो क्या लगता है आपको? क्या आप एनालाइज़ करते हैं तमाम सिचुएशंस को देखकर? मैंने ये हिंदू खतरे में मीडिया से ही सुना है। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में होता तो राम मंदिर बना लेता। हिंदू खतरे में होता तो आपने देखा कितने हिंदुइज्म से जो लगते टूरिज्म है उसके सर्किट्स बने हैं। हिंदू जो है 14 से बड़ा मजबूत हुआ है। 2014 के बाद हिंदू कमजोर नहीं हुआ है, ध्रुवीकरण कमजोर हो गया। जो राजनीति में ध्रुवीकरण होता था ना मुस्लिम हिंदू, वो कमजोर हो गया। जो हर बार एक पार्टी पर्टिकुलर दिखाती थी कि माइनॉरिटी को भी डराओ और उसको भी डराओ, मैनेज करती थी, वो पकड़ा गया उनका झूठ। और हिंदू को समझ में आ गया कि उसको क्या करना है। पहली बार इतिहास में 2014 में हिंदू संगठित वोट हुआ है। हिंदू ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया है। हिंदू सिर्फ संगठित वोट होकर के वोटिंग कर रहा है। अभी भी हिंदू बहुत कर्महीन है। अगर हिंदू ठीक प्रतिशत में वोट कर दे, 70-80% वोट हो जाए, तो मैं कहता हूं कि संसद के अंदर जो उन्होंने तब बोला था ना 400 के पार, वो 400 के पार हो जाते। लेकिन कर्महीन होने के कारण ज्योतिष की भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। ज्योतिष की भविष्यवाणी थी 400 और 400 सही थी भविष्यवाणी, लेकिन हिंदू ने सोचा कि ऐसी भविष्यवाणी से 400 आ रही, वोट देने ही नहीं गया। तो भविष्यवाणी हो या कुछ भी हो, उसमें कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। किसी जन्म कुंडली में लिखा हो आपको पुत्र रत्न होगा, लेकिन आप शादी नहीं कर रहे हो तो पुत्र रत्न कैसे होगा बताओ? है ना, कपल्स आ जाते हैं स्वामियों से आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज जी आशीर्वाद करो कि संतान हो। अब संतान के लिए तुम्हें संत क्या करेगा भाई? जो बायोलॉजिकल करना है वो तुम्हें करना है, संत थोड़ी करने वाला है। फिर तुम संतों को गाली देते हो कि उन्होंने फिर बायोलॉजिकल कर दिया। सो बी प्रैक्टिकल, बी साइंटिफिक टेम्परामेंट में। जो कर्म आपको करना है वो आप करो। विज्ञान अपना कर्म करे, ज्योतिष अपना कर्म करेगा। 2014 के बाद हिंदू संगठित हुआ, संगठित होकर वोट दिया, और मुझे कहीं पे नहीं लगता है कि अब ये पीछे की तरफ यात्रा हो सकती है। तो 24 में फिर वैसे परिणाम नहीं दिखाई दिए? नहीं, 24 में परिणाम इसलिए दिखाई नहीं दिए होंगे आपको क्योंकि उसमें एक कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गया, पॉलिटिकल मिस्टेक हो गया। आप लोग तो पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप लोडेड मेरे अंदर सवाल डाल रहे हो। एक्चुअली एक क्षत्रिय को मुद्दा बना करके गुजरात में बात चली थी। किसी वहाँ के लोकल नेता ने या स्टेट के नेता ने क्षत्रियों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। वो इम्पैक्ट गुजरात में नहीं हो पाया क्योंकि वहां क्षत्रिय संगठित नहीं था, लेकिन क्षत्रिय एज अ जाति वो पूरे देश में संगठित थी। तो उन क्षत्रिय नेताओं ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए वो मैसेज यूपी में दिया और वो मैसेज राजस्थान में दिया। आप इसको अगर थोड़ा सा बैक होकर के रिसर्च करोगे, आपको उसका नाम भी मिल जाएगा और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और उसके आधार पर यूपी में क्षत्रियों ने वोट समाजवादी को किया, नाराज हो गए वो। और ये राजनीति के अंदर लूज टॉक आपको कर्म किया ना, उन्होंने लूज टॉक करने का कर्म किया, भविष्यवाणी को गलत कर दिया। अगर लूज टॉक वो नेता नहीं करता, माफी मांग लेता और उसको पार्टी थोड़ा मैनेज कर लेती, तो इतना नुकसान नहीं होता। मेरा ये आंकलन जो है, मैं कन्विंस हूं कि मेरा आंकलन सही है। बाकी जो नेता को जो बोलना वो उसका आंकलन है। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनीथिंग। अच्छा, एक बहुत ही जनरल सा सवाल है। कई बार आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है। क्या है ये नज़र और ये कैसे लगती है? मतलब नज़र, इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो वैज्ञानिक तरीके से ही बताऊंगा। आप अपार्टमेंट में रहते हो, बंगले में रहते हो, दूध मुआ बच्चा होता है ना 6 महीने का, 5-6 महीने का, उसको टेरेस पे ले जाओ शाम को, ट्वाइलाइट टाइम में, शाम को 6 बजे, और उसको जो बॉटल में दूध पिलाते हैं वैसे दूध पिला दो 1-2 दिन, और फिर देखो क्या होता है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ ऊर्जाएं हैं, हमें मानना पड़ता है। हम कितना भी बड़ा अपने आप को चौड़ा करके बता दें कि भूत प्रेत नहीं होता है, नहीं होता है, भाई तुम्हारे व्हाइट हाउस के अब्राहम लिंकन का देखने वाले बड़े बड़े नेता हैं, डायरियों में लिख लेते हैं वो कि हमने देखा। तो ये ऊर्जा है, मानना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जो सनातन समझाता है 5 शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ऐसे शरीर चलते हैं। तो हम जिस शरीर को जलाते हैं वो स्थूल शरीर जलाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम जब प्रेत को डील करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ, मेरा विषय भी नहीं है, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ आपको, तो प्रेत जब हम डील करते हैं तो वो प्रेत ज्यादा करके हमें मुस्लिम इस्लामिक मिलता है। रीजन उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन रीजन है क्योंकि रीजन मुस्लिम को दफनाया जाता है, उसके शरीर को, स्थूल शरीर का ढांचा अभी भी इंटैक्ट है, और जो शरीर इंटैक्ट है उस पर हमारी आत्मा का
मतलब आसक्ति होती है कि अभी उसको नहीं, आप कहते हैं, आपने आपने घरों में देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो कोई मर जाता है तो उसके मुंह में कपास डाल देते हैं और उसकी इंद्रियों में थोड़ी सी कपास डाल दी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण पढ़ोगे, कि आत्मा प्रवेश करना चाहती है अपने घर में, उसको विश्वास नहीं होता है। अब ये अनुभव की बात है, इसका वैज्ञानिक तरीके से आप कैसे बताओगे, लेकिन दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन थाउजेंड्स, आप गूगल करके पढ़ सकते हो उसको। तो ये एक ऊर्जा है। तो जब ट्वाइलाइट के टाइम पर, ट्वाइलाइट का टाइम होता है जब दो समय की संधि होती है, ये 3 संधियां होती है, एक सुबह की संधि होती है, एक दोपहर की संधि होती है, एक शाम की संधि होती है, 3 बार समय आपस में, इसीलिए हमारी 3 संध्याएं होती है पूजा की। अगर उस संधि काल के अंदर, आप तो मेरी बहन जैसी हो, लेकिन अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना हो तो पीरियड्स जब हो किसी स्त्री को और उसको कब्रिस्तान से चला लो खुला सर रख के, मैं यहीं बैठा हूं, मैं जवाब दे दूंगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो। आज की तारीख में, वर्तमान में, हम इतने केसेस को हैंडल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के लड़कियों को, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कहूंगा, हम इतने लाइफ में फास्ट हो गए कि हमने इस चीज को सेक्युलरों की तरह गिना ही नहीं है। ऑन एन एवरेज हम जानते हैं कि इसमें कितना वो प्रेत से अफेक्टेड है, उसके डाइजेस्टिव पावर से लेकर के, उसकी घर गृहस्थी से लेकर के, उसकी प्रजनन क्रिया को लेकर के, उसकी हर चीज के अंदर वो, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं, आप नेगेटिव से चल रहे हो। हमें पता ही नहीं हमारा अपार्टमेंट कौन सी शमशान पे खड़ा हुआ है, उसके नीचे कौन सा मुर्दा गड़ा हुआ है। हम आए नहीं, आजकल हम मॉडर्न है, हाउस वार्मिंग पार्टी होगी, कोई संस्कार से, कोई न वास्तु है, न कुछ है, न कुछ तरीका है। तो उस चीज से ठीक है, कोई फोर्स तो है नहीं, करते रहो। ये चीजें मतलब आपको लाखों में मिलेगी। और जिसकी प्रताड़ित व्यक्ति है, मैं कभी भी मतलब, क्योंकि समाज में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है जो रेप्यूटेड है, जो नामदारी है, जो पढ़ा लिखा है। सो आई ऑलवेज कोट टेम्परामेंट साइंटिफिक लोगों का कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ये मेरा केस है। जब हम फोरम में बैठते हैं, अपने अंदर की बात बताता हूँ, बाकी मेरी कोई ये दुकान नहीं है, मैं ज्योतिष व्यक्तिगत देखता भी नहीं हूँ और देखना भी नहीं चाहता हूँ, और मेरा इसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। राष्ट्र को लेकर के मेरी थोड़ी जिसको बोलते हैं ना, हम थोड़े से इमोशनल हैं, तो राष्ट्र को देखकर या राष्ट्र नेतृत्व को देखकर के करते हैं। बाकी बहुत रेयर कोई एक्सेप्शनल केस के अंदर पर्सनल होता है तो, अदरवाइज वी डिस्करेज, आई पर्सनली डिस्करेज, मैं नहीं करता हूँ और मुझे करना भी नहीं है। विकसित भारत कब तक हम बन पाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं, उस पर मान्यता नहीं है आपकी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। मोदी जी रिचुअलिस्टिक नहीं है, मोदी जी स्पिरिचुअल है। और मोदी जी की जो ऊर्जा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ऊर्जा है। तो उनका भी एक विजन है, उनकी एक तपस्या है। हम तो गुजरात के समय से उनको जानते हैं, एक प्रामाणिक जीवन है उनका। मेरे देखे या ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, भारत की यात्रा आप मान के चलो 2027 से, जैसे मैं 1000 दिन ये पूरे करेंगे, इसके 3 लेवल पड़ेंगे। 2027 तक हम में से जितने जिंदा रहे वो सेकंड फेज में चले जाएंगे, और सेकंड फेज आपका चलेगा 2027 से लेकर 2032-33 तक, ये सेकंड फेज। और 32-33 के बाद 39 वाला जो समय है, 39 में भारत आपको विश्व सत्ता कंफर्म दिखेगा। आज तो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं दिख रहा है, पर 2027 में आपको अंदाज आ जाएगा, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां भी होंगी, उसी समय की बात है। 2032 कोई बहुत दूर नहीं है, 8 साल की है चीज, आपके रिकॉर्ड पे रहने वाली है। हम 32 के दौरान विश्व के 3रे नंबर की सत्ताओं में आ जाएंगे, हर चीज में। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? स्वामी जी, आपने देखा होगा, सुना होगा, आजकल कई सारे बाबा जो हैं वो मार्केट में हैं, बहुत सारे, कुछ अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। बागेश्वर बाबा है, उन्होंने तो पहलगाम के बाद ये भी कहा कि पर्ची उठाकर वो बता देते कि कहाँ पर घटना हो रही है, रक्षा मंत्री को वो सलाह देने की कोशिश कर रहे थे। ये जो सारे बाबा हैं या जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, इन पर आपकी टिप्पणी क्या रहती? आपका चैनल बड़ा रेप्यूटेड चैनल है ना? हम जब एंटीना लगाते हैं तो 800 चैनल आपके साथ आते हैं, और चैनलों पे आप टिप्पणी करोगे? आप भी नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मार्केट डेवलप की है जर्नलिज्म के हिसाब से, उनकी अपनी ऑडियंस है। कोई गाना देखना चाहता है, कोई म्यूजिक देखना चाहता है, कोई गेम्स देखना चाहता है, कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना चाहता है। जिसकी जितनी तपस्या है उसको उतनी ऊर्जा है, जिसकी जितनी तपस्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सत्य है या असत्य है। आपकी अपनी तपस्या देखने वाले की अगर सही है तो आपको जज आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा कि ये मेरे गुरु हैं या ये बाबा सही हैं या इनका वक्तव्य सही है। आज की तारीख में फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे
मैं जानता हूँ बहुत फर्जी किस्म के भी लोग इसमें हैं, पर वो फर्जी तभी तो डुप्लीकेट करेंसी इस देश में चल रही है। इसका कारण क्या है कि बहुतियात में तो असली करेंसी चल रही है ना। 500 का नकली नोट है, पर 500 का असली नोट ज्यादा में, तभी तो वो चल रहा है। तो फर्जी बाबा जो बार बार मीडिया इसको बोलती है, फर्जी बाबा इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि असली बाबाओं की तादाद ज्यादा है। आप तो 20 बाबाओं को जानते हो जो टीवी पे चलते हैं, कितने बाबाओं के नाम बताओगे आप? 20। लेकिन हिमालय की कंदीराओं में अगर गिनने जाओगे तो लाखों सन्यासी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को खपा दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। उन्होंने कभी मीडिया पे चेहरा नहीं दिखाया। ठीक, मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन हमारे गुरुजन कभी इसके पक्ष में नहीं थे। आज मैं आपके सामने भी हूं तो गुरु आदेश से हूं। मैं खुद भी इस पक्ष में नहीं हूं कि मुझे मीडिया में रहना चाहिए। मैं कब निकल लूं पैकअप करके मीडिया से, इसका कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। तो जो प्रामाणिक रहेगा उसकी जीवन शैली और हर चीज प्रामाणिक आपको दिखाई देगी। कई जो बाबा हैं उनकी वीडियोस आजकल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देखी जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप क्या कहेंगे, जो खुद भी व्यंग करते नजर आते हैं और उस तरह से लोग भी उनसे सवाल पूछते हैं? नहीं, बड़े सम्मान से मैं कहूँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने कभी मंच से ये नहीं कहा वो संत हैं। वो एक कथावाचक है। अभी ट्रेंड है कथा का भारत देश में। आप लोग तो वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। भारत में ये कथाओं का मार्केट जो हुआ है ये 50 साल में डेवलप हुआ है। इसके पहले कथाओं का मार्केट नहीं था, और इन कथाओं के मार्केट में हजारों करोड़ों की मतलब एक डेवलपमेंट है। तो ठीक है, पब्लिक को क्या चाहिए? इससे अच्छा है कि वो गलत अधर्मी जगहों पर जाएं या कुछ ही गलत स्थान पर जाकर के शराब पिएं। कम से कम राम का नाम जूमते जामते गाते पीते लगा तो रहे। भटक जाएंगे, इससे अच्छा है कि वो उनमें से 2-5% सही पे आ भी जाएंगे। लेकिन जो कह ही नहीं रहा है संत है, आप उसको संत क्यों बोल रहे हो, क्यों घोषित कर रहे हो? अनिरुद्धाचार्य जी ने कभी नहीं कहा मैं संत हूँ। वो एक कथावाचक है, और कथावाचक की जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। आज के कथा जो जितने भी होते हैं उसमें ठुमके ये सब म्यूजिक होना चाहिए, पब्लिक को वो चाहिए। वो एंटरटेनमेंट है, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी है, उस पर कोई आपकी टिप्पणी, कोई आकलन आप कर पाए हैं? बीते चुनावों में हमने देखा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आई। आगे आने वाले चुनावों में कुछ आकलन आप कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ राज्यों में उन्हें झटका भी मिला। कांग्रेस का नेटवर्क या कांग्रेस की जो जिसको बोलते हैं ना पाए के कार्यकर्ता, बहुत डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं और देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन किसी भी संगठन को जब तक उसका संगठनात्मक व्यक्तित्व नहीं हो, वो उसको जोड़ नहीं पाता है। सेनापति को पता ही नहीं फौज कहाँ लड़ रही है तो फौज करेगी क्या? मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इंटेंशंस खराब नहीं है, मतलब उसके इरादे खराब नहीं है, पर कभी कभी हमें जैसे होता है ना कि कोई चीज हमसे, हर चीज मैं ही करूंगा, ये भी गलत है। तो उस संगठन को चलाने के लिए जिसको संगठनात्मक क्वालिटी हो उनको दे देना चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ शशि थरूर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जयराम जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा हो सकती है। ऐसे कुछ हों, ये इस फोबिया से उनको निकलना पड़ेगा कि गांधी का लेवल चाहिए, गांधीवाद का जो गांधी परिवार का जो लेवल है, इसमें से कांग्रेस बाहर निकले तो कांग्रेस बहुत अच्छा एक विपक्ष खड़ा हो जाएगा 2 साल में, और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, मतलब एक पॉलिटिकल उनका रिवाइवल हो जाएगा। ये चीज राहुल के प्रेजेंस में मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर मुझे लगता है कि अगर वेल विशर्स प्रियंका जी के साथ रहे और प्रियंका जी थोड़ी हिम्मत कर ले तो प्रियंका जी लीड करेंगी कांग्रेस को, बहुत अच्छे से लीड करेंगी और बहुत अच्छे से एक पावर गेम शिफ्ट होगा वो। अब क्योंकि आपने शशि थरूर जी का भी जिक्र कर दिया, आजकल बहुत ज्यादा वो चर्चा में है अलग अलग कारणों की वजह से, और हमेशा से ये चर्चा रही कि जिस तरह वो सरकार के पक्ष में कई बार बातें कहते हैं, बयान देते हैं, तो ये बातें कही जाती हैं कि क्या वो भाजपा में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नजदीकी भविष्य में आपको नजर आ रहा है? संभावनाएं तो जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है कि वो दल के उसमें उनको शामिल किया, मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा कि अगर केरला के मुख्यमंत्री का पद बीजेपी उनको ऑफर करके बीजेपी में ला दे, क्योंकि बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है, पर्सनैलिटी बढ़िया है और फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। केरला के अंदर बीजेपी का जो कैडर है, मुझे नहीं लगता शशि थरूर एक न्यूट्रल नेता की तरह रहे हैं, वो एकदम से ट्रेडिशनल कांग्रेसी नेता नहीं है।
तो ये संभावना है कि केरला का एटलीस्ट नेतृत्व वो कर सकते हैं, और बीजेपी में भी आए तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप उनकी कुंडली के आधार पर बता रहे हैं या फिर अपनी समझ के आधार? नहीं नहीं, शशि थरूर की मेरे पास कुंडली नहीं है, और हर नेता की कुंडली में रखता भी नहीं हूं, जी। है ना, तो ना मेरे पास इतना समय है। पर कुछ चीजें क्या होता है कि जब वो बोलते हैं ना कि कोई पंछी जब उड़ता है तो उसके परों से अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी उड़ान बढ़ने वाला है। तो मेरे से ज्यादा तो आप पत्रकारिता में आप देखते हो उनकी उड़ान कहाँ जा रही है। अच्छा, अंत में उन लोगों के लिए सवाल जो अक्सर पूछते हैं कि उनकी कुंडली बनी ही नहीं, तो फिर उन लोगों के लिए किस तरीके का गाइडेंस रहता है? हाँ, उसके लिए प्रामाणिक ज्योतिषी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जैसे आप ज्योतिषी के घर पे पहुंचोगे तो वो अपना उस समय घड़ी देख लेगा, समय देख लेगा या नोट कर लेता है, सभी कर ले सकते हैं जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, और आपके बैठते ही वो प्रश्न का उत्तर उस समय से वो टैली होता है। वो नियम है, शास्त्र का नियम है, ज्योतिष शास्त्र का नियम है। और एक भृगु संहिता है, ये शास्त्र भी प्रमाणिक है, आपके हरियाणा में भी है, गुजरात के श्रीनाथ जी के धाम में है। ऐसे 4 शास्त्र प्रमाणिक ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में है। भृगु संहिता, भृगु संहिता के वंशज आज भी जीवित है और मेरा सौभाग्य है मैं उनको मिला हूं। भृगु संहिता के अंदर ऐसा होता है कि आप जाकर के बस बताओगे कि मेरा नाम ये है, मेरे इतने भाई हैं, इतनी बहनें, वो 2-3 चीजें आपसे पूछेंगे और वो जो पेज निकालेगा वो आपका बिल्कुल जीवन उसी में निकालेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि उसमें इतनी सारी चीजें मैच कैसे कर गई। लगभग 90% मैच हो जाती है भृगु संहिता ओरिजिनल में। और इसको मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप कहोगे कि बाबा होकर के आप फिल्म का रेफरेंस देते हो। फिल्म देवानंद की एक फिल्म में मेरे ख्याल से वो गाइड ही होनी चाहिए, उसमें भृगु संहिता को दिखाया गया था कि ये चीज है और ये चीज वास्तव में है, मानना पड़ेगा। और भृगु महर्षि का, भृगु तो वैसे भरूच हमारे गुजरात में ही स्थान है, पर भृगु संहिता प्रमाणिक ग्रंथ है। और उसके जो ग्रंथ के, सोशल मीडिया वाले नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रमाणिक कस्टोडियन है उनके पास आप जाएं और आपको वो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।